दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे प्राइम नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर कहानी में कोई गलती होती है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसे दोबारा अपलोड करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं गेम ऑफ ऑब्सेशन, एपिसोड 16। कैसी हो प्रिंसेस? शांत, मेरी माँ आगे से नहीं होगा। इतना कह नकुल रीन की गुस्से में लाल नाक खींचते हुए उसे हेलमेट पहना देता है। नकुल बेटा, ज्यादा डांट नहीं लगाई ना झांसी की रानी ने, सियाजी बोली। उनकी बात सुन रीन का मुंह बन जाता है। कुछ देर में दोनों कॉलेज निकल जाते हैं। रीन नकुल से पहले बहुत खुलकर बात किया करती थी, मगर जब से उसे पता चला नकुल ने गरीब लड़का बनकर उससे दोस्ती की और वो बहुत अमीर है। अब आगे। शुरुआत में सब अच्छा था। नकुल और रीन की दोस्ती आज भी उतनी ही गहरी है, मगर नकुल का झूठ बोलकर खुद से दोस्ती करना रीन को पसंद नहीं आया था। एक दिन नकुल की विला में पार्टी का डेकोरेशन का काम रीन को मिला था। तभी उसको पता चला नकुल कोई गरीब लड़का नहीं है, वो बहुत अमीर घर का बेटा है। सियाजी को अमीर लोग पसंद नहीं थे, इसलिए रीन ने कभी अमीर लड़की और लड़कों को दोस्त नहीं बनाया। नकुल का सच जानने के बाद बहुत हट हुई थी, मगर क्या करे, दोस्ती होती ही ऐसी है, माफ किए बगैर रहा नहीं जाता। कॉलेज पहुंच रीन आज थोड़ी बुझी बुझी सी थी। कवि की खतरनाक बातें उसके दिमाग से जाने का नाम ही नहीं लेती। क्लासरूम में बहुत लड़के रीन को ताड़ रहे थे, जो बात रीन को जरा भी पसंद नहीं आती है। उनकी नजरों में अपने लिए हवस देख रीन को बहुत रोना आता था। वही नया आया हुआ लड़का रीन को एक टक बिना किसी भाव के घूर रहा था। सर बोले, मिस रीन, कॉलेज में होने वाले ड्रामा की कास्ट में तुम जूलियट का रोल प्ले करोगी और रोमियो का नकुल आर्यांश। कास्ट फाइनल हो चुकी है, फर्दर डिस्कशन के लिए सीनियर से बात कर लेना। इतना कह वो बाहर जाते हुए नए स्टूडेंट से बोले, होप आपको कॉलेज पसंद आया शिवान आर्यांश। उद्धरण चिन्ह। शिवान बस हाँ में गर्दन हिलाने के बाद वापस रीन को घूरने लगता है। सभी लड़कियां जब उस हैंडसम लड़के को रीन को तुरता देखती तो जलन से भर जाती है, मगर बेचारी रीन तो अभी भी कवि की खतरनाक बातें याद करके घबरा रही थी। नकुल क्लास में बैक पिंकी को कॉल करते हुए सोचता है, ये पिंकी क्यों नहीं आई आज कॉलेज। पिंकी अपना फोन चेक करती, जहां 20,000 रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफर हुए देख एक व्यंग भरी मुस्कान देती है। पिंकी लकी की कही बातें याद करके वो रात भर रोई थी और उसकी तबीयत तक खराब हो चुकी थी। पिंकी खुद से कहती है, इंसान की मजबूरी उसे बहुत कमजोर बना देती है। फिर लकी की बात याद करके वो जोर जोर से रोने लगती है। वहीं दूसरी ओर देव से मिलने के बाद कवि अपनी कंपनी चला गया था। आज यूएसए से बिजनेस पार्टनर्स आने वाले थे। कवि ने सोच लिया था जल्दी मीटिंग खत्म करके रीन से मिलने जाएगा। पूरा एक दिन हो गया उसने रीन को देखा नहीं था। एक अजीब से बेचैनी उसे महसूस हो रही थी। होटल में कल रात पिंकी जिस रूम में दाखिल हुई थी, लकी उस रूम की दरवाजा नोक करता है। दरवाजा खोलते हुए एक हैंडसम लड़का जिसने कमर पर टॉवल लपेटा था वो बोला, कौन है, मैंने कुछ ऑर्डर भी नहीं किया। लकी को इस लड़के से बहुत नफरत हो रही थी। क्या मेरी पिक्शी इस लड़के की बाहों में सोई होगी पूरी रात। इतना सोच उसका गुस्सा बहुत बढ़ जाता है। लकी उसके माथे पर रिवॉल्वर लगाते हुए अंदर धकेलते हुए बोला, तुझे फ्री सर्विस में दूंगा यमराज के पास पहुंचाकर। उद्धरण चिन्ह। भाई, कौन है ये आदमी और आपके ऊपर गन क्यों तान रखी है? उस हैंडसम लड़के का छोटा भाई परेशान होते हुए बोला। लकी गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, कल रात वो लड़की यहाँ क्यों आई थी और कितने पैसे दिए तूने उसको? उद्धरण चिन्ह। लकी की बात उस लड़के को कुछ समझ नहीं आती, मगर उसका छोटा भाई परेशानी में बोला, आप पिकाशी टीचर की बात कर रहे हो? उद्धरण। पिक्षी नाम सुन लकी के हाथ रुक जाते हैं। वो अपनी रिवॉल्वर से आगे बोलने का इशारा करता है। पिक्षी टीचर कल रात मुझे पढ़ाने आई थी। मैं होटल में हूँ इतना कह के मैंने मना किया था। होटल में पढ़ाने के लिए बुलाना अच्छा नहीं लगा, मगर उन्हें अर्जेंट फीस चाहिए थी। फिर अपने भाई की और गुस्से में देखते हुए बोला, मगर इन्होंने उन्हें पैसे देते हुए बहुत घटिया बातें बोली, इसलिए उन्होंने मुझे पढ़ाना छोड़ दिया। पिंकी किस हद तक मासूम है ये बात समझ आते हैं। लकी अपनी जगह पर जम चुका था। टॉवल लपेटे हुए लड़के का मुंह तोड़ने के बाद लकी अपनी दिल में दर्द लिए वहां से निकल जाता है। कल रात ही वो पिंकी की इन्फॉर्मेशन, जैसे वो कहाँ रहती है, कौन से कॉलेज में है। लकी बहुत परेशान हो चुका था। उसे पिंकी को बोली हुई बुरी भली बातें याद करके खुद के ऊपर गुस्सा आता है। कॉलेज में रीन नकुल की बाइक पर बैठते हुए बोली, नकुल, ड्रामा कब होगा और तुम मेरे साथ रहोगे रोमियो बनकर? उद्धरण चिन्ह। जो सुन नकुल मुस्कुराते हुए बोला, हाँ रीनू, कल से प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। वही वो नया स्टूडेंट एक पेड़ के पीछे छिपकर नकुल और रीन को गुस्से में देखते हुए अपनी कार से निकल जाता है। रीन को घर छोड़ने के बाद नकुल अपने घर पहुंच सामने शिवान को देख प्यार से गले लगाते हुए बोला, कैसा है छोटे कॉलेज? उद्धरण चिन्ह। नकुल की बात सुन शिवान शांति से पूछता है, भाई वो लड़की कौन है जिसे आप अपनी बाइक पर बिठाते हो?
उद्धरण चिन्ह। शिवान की बात सुन नकुल हंसते हुए बोला, नरीन, वो दोस्त है मेरी। सिर्फ दोस्त या कुछ और? क्योंकि आप कभी किसी लड़की के इतने करीब नहीं गए। शिवान थोड़ा परेशानी में बोला। जो सुन नकुल एक मिनट रीन और खुद को कपल इमेजिन करके अजीब फील करता है। वो सकपकाते हुए बोला, सिर्फ दोस्त है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इतना कह नकुल रीन के बारे में सोचकर परेशान हो जाता है। वैसे भाई वो लड़की बहुत क्यूट है, मेरी दोस्ती करवाओगे ना उससे? शिवान बोला। उसकी बात सुनकर नकुल को अच्छा नहीं लगता, मगर क्यों नहीं लगता वो समझ नहीं पाता है, इसलिए बस हाँ में गर्दन हिला देता है। दोनों भाई उस बड़े से घर में चले जाते हैं। शिवान नकुल के छोटे चाचू का बेटा है, जो थोड़े दिन पहले यूएसए से आया था। घर पहुंच रीन पढ़ाई खत्म करके फ्लावर शॉप निकल जाती है। सियाजी लीला से बोली, कहाँ जा रही हो बेटा? लीला लिपस्टिक लगाते हुए बोली, वो मिस्टर सरावत के साथ शाम को डिनर करने जाना है। जो बात सुन सियाजी कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करती, किसी सोच में गुम होकर पौधों में पानी डालती है। फ्लावर शॉप, कैसी हो प्रिंसेस? रेन फ्लावर शॉप में एंटर करते हुए बोला। रेन को देख रीन बहुत खुश होती है, मगर उसे कवि की कही बात उसके साथ अपना बिस्तर शेयर करती हो याद करके बहुत बुरा लगता है। रेन उसकी उदासी भापते हुए बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हुए रीन का मूड अच्छा करने की कोशिश में लग चुका था। वही रीन के चेहरे पर एक नेचुरल मुस्कुराहट छाई थी, जिसे देख रेन उसके काम में हाथ बटाते हुए सोचता है, रीन कितनी प्यारी है। फ्लावर शॉप में आने वाली सारी औरतें रेन को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। रेन बहुत हैंडसम है, ऊपर से उसकी वो प्यारी स्माइल जिसे देख रीन को बहुत अच्छा महसूस होता था। कल ज्यादा लेट होने की वजह से रीन आज जल्दी घर जाने का सोचती है, तो रेन उसे अपनी बाइक पर घर छोड़ता है। परम ने रेन को पहले ही बता दिया था, रीन को अमीर लड़कों से दोस्ती करना तो क्या बात करना भी मना है, इसलिए रेन अभी तक बता नहीं पाया वो बहुत अमीर और एक फेमस आर्टिस्ट है। रेन बहुत अमीर होने के बावजूद भी सिंपल रहना ज्यादा पसंद करता था। उसे रीन से सच छिपाना अच्छा नहीं लगता, मगर क्या करे, दिल के हाथों मजबूर। दोनों उसकी बाइक पर बैठ रीन के घर की ओर निकल जाते हैं। प्रिंसेस होल्ड मी टाइट, रेन बोला, रीन के हाथ अपनी कमर पर लपेटते हुए। रीन को बहुत अजीब लगता है, वही रेन के दिल की धड़कनें बहुत बढ़ चुकी थी। रीन को घर छोड़ने के बाद रेन बहुत प्यार से उसे बाय करते हुए अपना ख्याल रखने का कह निकल जाता है। मिस्टर सरावत और लीला दोनों डिनर करते हुए बातें कर रहे थे। जैक को भूल पाना लीला के लिए बहुत मुश्किल था, मगर धीरे धीरे वो आगे बढ़ रही थी। वही मिस्टर सरावत को लीला को देख अजीब एहसास हो रहे थे। वो बहुत कोशिश करते लीला की ओर आकर्षित न हो, पर उनकी हर कोशिश नाकामयाब होती थी। लीला भी खूबसूरत है, मगर रीन जितनी नहीं, और रीन की मासूमियत उसे सबसे अलग बनाती है। केज इंडस्ट्री। कवि मीटिंग खत्म करने के बाद बहुत जल्दी जल्दी रेडी हो रहा था। ऑफ कोर्स अपने जुड़वा बच्चों की एकलौती माँ से मिलने जा रहा था। वही लकी को बहुत अजीब लगता है कवि को बार बार आईने में खुद से बातें करता देख। लकी सोच में पड़ जाता है, कहते वही लड़की तो नहीं जिसके साथ बॉस फ्लावर शॉप में कुछ कर रहे थे। फ्लावर शॉप का ख्याल आते ही उसे पिंकी और उससे कही अपनी घटिया बात याद आते ही वो सोच लेता है पिंकी से मिलकर माफी मांगेगा। फिलहाल पिंकी हॉस्टल में रहती है, इसलिए वो हॉस्टल जाने का सोचता है। नकुल अपने रूम में बहुत बेचैनी महसूस कर रहा था। उसने शिवान को रीन की इंस्टाग्राम पोस्ट को लाइक करते देखा था। शिवान के मुंह से रीन की तारीफ सुन उसे बहुत चिढ़ मच रही थी। वो रीन की बच्ची इस गधे को क्यूट कैसे लग सकती है। नकुल से ये बेचैनी और बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो रीन से मिलने निकल जाता है। रीन का घर। सियाजी और प्रेम दोनों खाना खा चुके थे। अपनी माँ को सुलाने के बाद रीन खुद खाना खाने वाली थी, तभी नकुल का मैसेज देख वो कुछ पैसे लेते हुए घर से निकल जाती है। वही कवि आज बहुत खुश होते हुए कार चलाते हुए गाना गुनगुना रहा था। इतनी खुशी क्यों हो रही है मुझे, वो मेरी बीवी थोड़ी ना है जो 2 दिनों की दूरी मुझे बरसों की दूरी लग रही है। वो सिर्फ मेरी जरूरत है जो मुझे बेड पर सैटिस्फाई करेगी। तभी रीन का कल रात वाला रोना चेहरा याद कर बोला, मेरी हनी कितनी क्यूट है, उसके चिक्स कितने लाल है, उन्हें तो खा जाने का मन करता है। इतना सोच वो मुस्कुराते हुए टर्न लेने वाला था, तभी उसकी नज़र रीन पर जाती है जो नकुल के साथ स्ट्रीट साइड नूडल्स खा रही थी। कवि अचानक ब्रेक लगाकर अपनी गुस्से से जलती आंखों से रीन और नकुल को घूरने लगता है। रीन को मिर्ची लगता देख नकुल उसकी पीठ से हिलाते हुए पानी पिलाता है। किसी पराये लड़के के हाथ अपनी हनी के जिस्म पर देख कवि अपना आपा गवाते हुए गुस्से में कार से निकलते हुए खुद से कहता है, लड़की तुझे प्यार की भाषा समझ नहीं आती ना। अब तू कविन सरावत का वो रूप देखेगी जिसे देख तेरी रूह कांप जाएगी। मेरी हनी होने के बावजूद पराये मर्द के साथ इतना चिपकने की सजा बहुत दर्दनाक होगी बेबी। बी रेडी फॉर पनिशमेंट हनी। उसकी बातों में बहुत ज्यादा पागलपन और सनक थी, जिसे देख किसी की भी रूह कांप जाए। अब क्या सजा देगा कवि रीन को? कैसे रहेगी रीन अपने इतने आशिकों के बीच? क्या करेगा कवि रीन को हासिल करने के लिए? अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 17, कवि इंसल्ट्स रीन।
किसी पराये लड़के के हाथ अपनी हनी के जिस्म पर देख कवि अपना आपा गवाते हुए गुस्से में कार से निकलते हुए खुद से कहता है, लड़की तुझे प्यार की भाषा समझ नहीं आती ना। अब तू कविन सरावत का वो रूप देखेगी जिसे देख तेरी रूह कांप जाएगी। मेरी हनी होने के बावजूद पराये मर्द के साथ इतना चिपकने की सजा बहुत दर्दनाक होगी बेबी। बी रेडी फॉर पनिशमेंट हनी। उसकी बातों में बहुत ज्यादा पागलपन और सनक थी जिसे देख किसी की भी रूह कांप जाए। अब आगे कवि रीन और नकुल को अपनी खा जाने वाली गुस्से में लाल आंखों से देखते हुए इस इरादे से आगे बढ़ रहा था जैसे उन दोनों की कब्र खोद देगा। अपना फोन बजता देख कवि गुस्से में फोन उठाकर चिल्लाया, अगर जरूरी काम नहीं हुआ तो। उद्धरण चिन्ह। तभी सामने वाले के बात सुन वो बिना देरी किए एक बार रीन को गुस्से में घूरता है जो हंसते हुए नकुल से बात कर रही थी। बेहद गुस्से में तमतमाते हुए कवि वहां से निकल गया। वही नकुल अपना फोन देखता है जहां शिवान का भेजा हुआ मैसेज, भाई नरीन से मिलने गए हो ना। अब एक काम करना, मेरा इंट्रो दे देना और कल कॉलेज में हमें मिलवाना जरूर। जो देख नकुल को बहुत गुस्सा आता है। नकुल ने रीन को देखते हुए खुद से कहा, इस शिवान के बच्चे को इस रीन की बच्ची में इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? क्या सच में रीन इतनी खूबसूरत है? ये सब सोचते हुए वो पहली बार रीन के खूबसूरत चेहरे को पागल की तरह घूरने लगा। मिस्टर सरावत और लीला दोनों अपना डिनर एंजॉय करते हुए इस खूबसूरत कैफे का नज़ारा एंजॉय कर रहे थे। लीला को थोड़ी बेचैनी हो रही थी, इसलिए मिस्टर सरावत उसे पानी पिलाते हुए बोले, तुम ठीक हो लीला? लीला पानी पीते हुए बस हाँ में गर्दन हिलाते हुए कुछ बोलने वाली थी मगर सामने से कवि को इतना गुस्से में आता देख वो कांपने लगी। लीला को इतना घबराते हुए उठता देख मिस्टर सरावत कवि को देख कुछ कहने वाले थे तभी कवि टेबल पर पड़ा खाना लीला के उधेलते हुए बोला, तू 2 कौड़ी की लड़की, शर्म नहीं आती अपने बाप की उम्र के आदमी को फंसाते हुए? मिस्टर सरावत चिल्लाए, कवि क्या बकवास कर रहे हो? लीला को अपना रुमाल देते हुए वो गुस्से में बोले, तुम्हारे अंदर सच में तमीज नहीं है? कवि चिल्लाया, तमीज की बात कौन कर रहा है जिसने अपनी बीवी से तो कभी प्यार किया नहीं मगर आए दिन नई औरतों को इस्तेमाल। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात कहते हुए कवि रुक गया, शायद उसे पता था वो ज्यादा गलत बोलने वाला था। लीला रोते हुए बोली, कविन तुम गलत समझ रहे हो। उद्धरण चिन्ह। कवि ने दांत पिसते हुए कहा, शुश, तेरी इतनी औकात नहीं लड़की के तू मेरा नाम अपनी गंदी जबान से ले। फिर मिस्टर सरावत की ओर देखकर बोला, इस औरत से दूर रहना नहीं तो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। उद्धरण चिन्ह। जाते हुए कवि अपने डेड को देखता है जो लीला को चुप करा रहे थे, घटिया औरत रोने से कुछ नहीं होगा, तुझे कहीं जाकर डूब के मर जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। कवि की बात सुन लीला रोते हुए कैफे के बाहर गार्डन में पहुंच जोर जोर से रो रही थी। कवि को एटीट्यूड में जाता देख मिस्टर सरावत नाम में गर्दन हिलाते हुए लीला के पास पहुंच उसे चुप कराने की कोशिश करने लगे। वही लीला से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक वक्त पर कवि से प्यार करती थी वो मगर उसके बदले क्या मिला उसे? एक्सीडेंट, चोट और कवि की बुरी भली बातें। लीला खुद से, नहीं कवि अब और नहीं, मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी, बहुत कली तुमने मेरी बेइज्जती, अब और नहीं। वही मिस्टर सरावत ठान लेते हैं वो अपने बेटे के लीला के साथ और बुरा बर्ताव नहीं करने देंगे। मिस्टर सरावत लीला के आंसू पोंछते हुए बोले, लीला मुझसे शादी करोगी? उद्धरण चिन्ह। लीला थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, मैं तैयार हूँ मिस्टर सरावत। जो सुन बेचारे मिस्टर सरावत उसे गले लगाते हुए बहुत खुश हो जाते हैं। पिंकी का हॉस्टल। पिंकी को इतना अजीब तरह से सोता देख लकी मुस्कुराते हुए खुद से बोला, मेरी जान कितनी मासूम दिख रही हो सोते हुए। वो पिछले 2 घंटों से पिंकी को पागल की तरह देख रहा था। पिंकी के शॉर्ट्स पहनने की वजह से उसकी गोरी गोरी टांगे देख लकी ने खुद को इन 2 घंटों तक मुश्किल से कंट्रोल किया था। उसका बस चलता तो अभी पिंकी को अपने आगोश में भर के बेहिसाब प्यार करता। लकी का मन था पिंकी के गले लगकर सोए, उसे रात भर प्यार करे, मगर उसकी कही बातें बहुत बुरी थी। वो पिंकी से पहले माफी मांगना चाहता था, फिर एक नई शुरुआत करने की सोच पिंकी के माथे को चुम खिड़की से कूदते हुए निकल गया। वो किसी से डरता नहीं है मगर कवि को पता चला कि लकी किसी लड़की से मिलने गया तो वो लकी की कमजोरी जरूर खत्म करेगा। लकी इस बात से अनजान है कवि की भी एक ताकत, एक कमजोरी बन चुकी है। नूडल्स खाने के बाद रीन और नकुल दोनों बात करते हुए सुनसान रास्ते से घर जा रहे थे। नकुल ने पहली बार रीन का हाथ पकड़ा था, जो बात रीन को बहुत अजीब लगती है मगर उसके टच में कोई गलत फीलिंग नहीं आती इसलिए रीन ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। अपने फोन की नोटिफिकेशन सुन रीन फोन देखती है जहां कवि का मैसेज देख उसके पैर कांपने लगे थे। रीन आसपास डरते हुए देखती है तो सामने एक पेड़ के पास कवि अपनी कार से टेक लगाए उसे बहुत गुस्से में घूर रहा था। कवि का इशारा समझ रीन दोबारा दोनों मैसेज देखने लगी। तुझे मेरी बात समझ नहीं आती ना? तेरी हिम्मत बहुत बढ़ गई है, पनिशमेंट के लिए तैयार रहना हनी, तेरी करतूत की सजा मेरे बच्चों को नहीं देना चाहता। उद्धरण चिन्ह। दूसरे मैसेज में लिखा था, इस लड़के को भेज वरना इसकी आंखों के सामने तुझे अपना बनाऊंगा। जो देख रीन हकलाते हुए नकुल से बोली, नकुल मेरा घर पास में है, मैं चली जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। नकुल बोला, इतना अंधेरा ही मैं छोड़ता हूं ना रीनू,
उद्धरण चिन्ह। नकुल के कंधे पर मुक्का मारते हुए रीन बोली, वैसे तुमने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, कल आखिरी डेट ही सबमिट करने की। नकुल के हाव भाव देख रीन समझ गई नकुल अपनी मस्ती में भूल गया। इतने दिन हो गए और अभी तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, पिंकी दीदू का कब से सबमिट हो चुका है। उद्धरण चिन्ह। नकुल रीन का गुस्सा शांत कराते हुए बोला, शांत गदाधारी भीम जा रहा हूँ, वैसे गुस्से में बड़ी हॉट दिखती है। रीन ने गुस्से में कहा, तुम्हें तो बताती हूँ। रीन को ज्यादा भड़कता देख नकुल उसे गले लगाते हुए बोला, चिली फ्लेक कहीं की, मुझे समझ नहीं आता तू इतनी तीखी है, फिर मिर्ची कैसे लगती है तुझे। उद्धरण चिन्ह। बस ये नजारा देख कवि का रहा सहा सबर भी जवाब दे जाता है, मैंने दूर हट, मेरे बेबी दब जाएंगे। और ये घटिया लड़की लगता है बहुत शौक है पराए मर्दों से चिपकने का, इसे खून के आंसू ना रुलाए तो मेरा नाम कविन सरावत नहीं, इसका प्रॉमिस जरूर पूरा होगा। नकुल को खुद से दूर हटाते हुए रीन बोली, अब कैसे जाओगे घर। जो सुन नकुल अपनी गाड़ी की ओर इशारा करता है जिसे ड्राइवर ला रहा था। जो देखा रीन का मुंह बन गया उफ अमीरजादों की चोचले। नकुल की कार में बैठते ही रीन को कवि का गुस्से वाला चेहरा याद आता है। वो पीछे मुड़ कवि को देखती है जो उसे बहुत ज्यादा डरावनी तरह से देखते हुए कार का दरवाजा पटक कार स्टार्ट कर उसकी बढ़ा देता है। रीन के पास कार रोक उसे कार में न बैठता देख कवि दांत पिसते हुए बोला, दिखाई नहीं देता या आंखें आशिक के पास छोड़कर आई है। उद्धरण चिन्ह। रीन डरते हुए कार में बैठ बहुत हिम्मत जुटाकर कवि की ओर देखती है। कवि का क्या कहना, अपनी हनी को किसी और मर्द की बाहों में देख उसके सीने में सांप लौट रहे थे। रीन का मासूम चेहरा अपनी मुट्ठी में बीच कवि चिल्लाया, तुझे शर्म नहीं आती मेरी वीमेन होने के बावजूद दूसरे आदमी की बाहों में जाते हुए। तभी कवि की नज़र रीन के छोटे छोटे कपड़ों पर जाती है जिन्हें देखकर तो कवि अपना आपा है गवा बैठा। वो खुद से, मेरी हनी को इतने छोटे कपड़ों में कितने आदमियों ने देखा होगा। उद्धरण चिन्ह। उसका सीना अंदर से बहुत जल रहा था। रीन की जांघों पर एक हाथ से पकड़ बनाते हुए कवि चिल्लाया, इतनी आग लगी है तुझमें जो सबको खुलेआम रिझा रही है। तेरी कीमत बता लड़की, तुझे इस कदर खुश करूंगा कि दूसरे आदमियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनकी फोटो देखना हो तो कमेंट करना। रीन के लिए इतनी घटिया बातें बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। वो बदहवासी रोने लगी। रीन को इतना रोता देख कवि उसके मुलायम चेहरे को दबाते हुए उसकी ओर झुक बहुत घटिया तरह से बोला, लगता है तेरी बहन की तरह तुझे भी अलग अलग मर्दों के साथ वो सब करने की आदत। उद्धरण चिन्ह। रीन ने चिल्लाते हुए कहा, कवि। रीन के होंठों को बेरहमी से रगड़ते हुए कवि बोला, क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है, बुरा लगा? तो सोच मुझे कितना बुरा लगा होगा जब तू उस गैर लड़के के गले लगी थी, उसके हाथ को थाम सरेआम घूम रही थी। फिर रीन का हाथ अपने सख्त सीने पर रख दांत पिसते हुए बोला, जिंदगी में पहली बार यहाँ बहुत तकलीफ हो रही थी कविन सरावत को। तेरी हिम्मत कैसे हुए किसी और मर्द को मेरे बच्चों के करीब आने देने की। उद्धरण चिन्ह। रीन को कोई जवाब न देता देख कवि उसका गला पकड़ने के बाद चिल्लाया, कौन था वो बता। उस दिन फ्लावर शॉप में वो अमीरजादा था और आज कोई और अमीर लड़का। बता वरना उन दोनों की लाश तेरे सामने होगी। कवि की पागलों जैसी बातें दोबारा शुरू होता देख रीन बहुत कांप रही थी। वो ध्यान तक नहीं देती कवि ने रीन को अमीरजादा बोला। ऊपर से कवि की मजबूत पकड़ अपने गले पर महसूस कर वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी। कवि जो कब से रीन को गुस्से में घूर रहा था, उसका बस चले तो रीन को कभी चलने की हालत में ना छोड़े, उसके पैर काट दे ताकि वो घर से बाहर ना निकल पाए। अपने हाथों पर किसी नर्म चीज की छुअन महसूस कर कवि का ध्यान टूटता है। रीन के हसीन बदन को ऊपर नीचे होता देख कवि अपनी जगह पर जम गया था। रीन के ऊपर नीचे हो रहे जिस्म को देख कवि बेहद घटिया तरह से बोला, अब समझ आया इतने मिने क्यों पड़े तेरे पीछे, सच में तेरा जिस्म बेहद हसीन है। टेल मी योर प्राइस डैम इट। कहते हुए कवि अपने हाथों को उसके बदन पर घुमाते लगा। रीन अपने लिए इतनी घटिया बातें सुन बहुत टूट चुकी थी। वो रोते हुए कवि के हाथ को थाम कर बोली, हाँ हम वैसे नहीं है। रीन के होठों पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कवि बोला, अच्छा तो मेरी वीमेन बन जा, पूरी जिंदगी सिर्फ मेरी बनकर रहना। अपनी कीमत बता न रीन। उद्धरण चिन्ह। कवि ने जिंदगी में कभी किसी औरत को हैंडल नहीं किया था। जो भी उसके करीब आने की कोशिश करती, अगले ही पल कवि के बॉडीगार्ड उसे नोचकर फेंक चुके होते थे। रीन कितनी मासूम है ये बात उसे शायद पता है, मगर अपनी माँ के गुजरने के बाद उसके आसपास बहुत चालाक औरतें रहती थी जो उसके अमीर बाप को फंसाने की कोशिश करती थी। कवि रीन को भी उन्हीं जैसा समझता है। रीन कवि के हैंडसम चेहरे को देख रोते हुए बोली, हाँ हम बाजारू नहीं है कविन, हम वैसी औरत नहीं है। कवि जो इतनी देर से रीन को बहुत घटिया नामों से नवाज रहा था, रीन की बात सुन उसे बेहद गुस्सा आता है। कवि रीन के चेहरे पर अपने होंठ रगड़ते हुए डार्क वॉइस में बोला, तूने खुद को बाजारू कैसे कहा। उद्धरण चिन्ह। रीन के नाजुक गालों को काटते हुए कवि का गुस्सा कम हो चुका था। रीन भी उसे शांत होता देख खुद से बोली, है भगवान हमने उस रात इन शैतान को क्यों याद किया था। 3 साल से सजा भुगत रहे हैं ना, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। उद्धरण चिन्ह। तभी नकुल और रीन का गले लगाना कर कवि उसके गले के नीचे जोर से दबाते हुए चिल्लाया,
यहाँ सिर्फ मेरा हक है, तुझे पनिशमेंट तो मिलेगी बेबी। उद्धरण चिन्ह। रीन दर्द सहते हुए बोली, आहे कवि प्लीज छोड़िए। कवि तो समझ जाता है इससे ज्यादा सॉफ्ट चीज उसने जिंदगी में नहीं देखी है। कार की लाइट ऑफ करते हुए कार की सीट पीछे हटाते हुए कवि मदहोशी में बोला, हनी ज्यादा चिल्लाना मत, वरना लोग हमारे प्यार को अपनी आंखों से देखेंगे। रीन बहुत डर चुकी थी इसलिए सुबकते हुए सीट पर लेट गई, जो देख कवि टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, हम दैट्स लाइक माई हनी, नाउ लेट मी फील यू बेबी। उद्धरण चिन्ह। इतना कह कवि उसकी नाजुक गर्दन को बेतहाशा चूमते हुए नीचे दबाव बनाने लगा। रीन ने कभी खुद को भी वैसे नहीं छुआ था। कवि की मजबूत पकड़ से होने वाला दर्द उसके लिए असहनीय था। आधे घंटे बाद कवि रीन के गले से मुंह निकाल हाथ सहलाते हुए बोला, यू आर वेरी डेलिकेट हनी, जस्ट लाइक योर नेम नरम। उद्धरण चिन्ह। रीन अपनी शर्ट एडजस्ट करते हुए कवि को देखती है, जो टेढ़ी मुस्कान देते हुए एक आंख मारते हुए बोला, दर्द हो रहा है बच्चा। फिर रीन का गाल काटते हुए बोला, आगे से हिम्मत तो कर किसी गैरमर्द के करीब जाने की, ये दर्द तो सिर्फ ट्रेलर था, मूवी में सॉरी मेरा मॉन्स्टर कवि दिखाएगा। जो सुन रीन डरते हुए बोली, का कविन माँ इंतजार कर रही होगी। कवि लाइट चालू करते हुए उसे आंखों से ही जाने का इशारा करता है। रीन का हाथ पकड़ कवि ने कहा, इतनी जल्दी क्या है। रीन रोते हुए बोली, प्लीज कवि जाने। उद्धरण चिन्ह। कवि ने मदहोशी से कहा, शुश इतनी जल्दी नहीं हनी, पहले मेरे बच्चों से मेरा इंट्रोडक्शन कराओ। रीन को इतना डरता देख वो टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, मेरा तरीका तुम्हें दर्द दे सकता है हनी। उद्धरण चिन्ह। कवि ने आधे घंटे तक जो दर्द बेचारी को दिया वही बहुत दर्दनाक था। एक जहर का घूंट घुटते हुए रीन अपने कांपते हाथों में कवि का हाथ पकड़ अपने गले से नीचे रखते हुए बोली, बेबी ये आपके डेड कविन सरावत है। कवि की आंखों में गुस्सा देख रीन दूसरी और कवि का सख्त हाथ रखते हुए बोली, बेबी मीट योर डेड कविन। कवि टेढ़ी मुस्कुराहट लिए दोनों और किस करके काटते हुए सनक के साथ बोला, अपनी माँ का ध्यान रखना, ये पराये मर्द के करीब जाए तो अपने डैड को बताना, वरना तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी मेरे बेबीज। उद्धरण चिन्ह। रीन की आंखें पर कवि जाने का इशारा करता है। उसका मन तो नहीं था अपने हनी और बच्चों से दूर जाने का, मगर क्या करे, उसे देव से मिलने जाना था और अपने डेड को उस जल्दबाज लड़की से दूर करने का प्लान भी बनाना था। रीन का घर सामने ही था। गेट लॉक करते वक्त उसकी नज़र कवि पे पड़ती है, जो अपने हाथ फोल्ड करके गाड़ी से टेक लगा किसी हीरो की तरह खड़े होकर उसे बहुत इंटेंसिटी के साथ घूर रहा था। रीन जल्दी से घर में भाग जाती है, जो देख कवि मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। पागल लड़की कितनी सॉफ्ट है, मन कर रहा था रात भर जकड़ कर रखो। फिर अपने हाथ जिन्होंने रीन के मुलायम बदन को बहुत दर्द दिया उन्हें चूमते हुए सनक के साथ बोला, कविन सरावत की जिद बहुत खतरनाक है बेबी, बस तुम मेरी बात मत टालना वरना। कवि देव की होटल जाते हुए पूरे रास्ते रीन के बारे में ही सोचता है। वही देव अपने रूम में एक छोटी बच्ची जो 5 साल की होगी उसका स्केच बनाते वक्त बेहद हैंडसम दिख रहा था। उस बच्ची के चेहरे को छूते हुए देव बोला, मेरी एंजल पता नहीं तुम्हें कहाँ ढूंढूं। 15 साल हो गए, बस मिल जाओ एक बार, प्रॉमिस दोबारा छोड़कर नहीं जाऊंगा तुम्हें। उद्धरण चिन्ह। कविन रूम में एंटर होते हुए वो तस्वीर देखते हुए बोला, ओ तो लड़की का चक्कर है इसलिए इतना जल्दी बुलाया, वैसे इसका नाम बता, अगले पल तेरे पास होगी। उद्धरण चिन्ह। देव ने परेशान होते हुए कहा, नाम नहीं जानता यार मेरी एंजल का, बस इसकी माँ का नाम पता है। कवि का चेहरा पढ़ते हुए देव उस कैच को चूमते हुए बोला, नया नाम है उसकी माँ का। उद्धरण चिन्ह। क्या करेगा कवि लीला और अपने डेड की शादी की बात पता चलने के बाद? कैसे रहेगी रीन कवि के साथ एक घर में? क्या करेगा लकी ये बात पता चलने के बाद कि पिंकी किसी और की अमानत है? अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 18, जलन है या कुछ और। कविन रूम में एंटर होते हुए वो तस्वीर देखते हुए बोला, ओ तो लड़की का चक्कर है इसलिए इतना जल्दी बुलाया, वैसे इसका नाम बता, अगले पल तेरे पास होगी। उद्धरण चिन्ह। देव ने परेशान होते हुए कहा, नाम नहीं जानता यार मेरी एंजल का, बस इसकी माँ का नाम पता है। कवि का चेहरा पढ़ते हुए देव उस कैच को चूमते हुए बोला, नया नाम है उसकी माँ का। उद्धरण चिन्ह। कवि को बेड पर लेट मुस्कुराता देख देव चौंकते हुए बोला, हम कोई डेविल स्माइल भी करता है क्या? कवि बेड से उठकर टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, देव उस 2 कौड़ी की लड़की के साथ याशी करने में बिजी है। उस औरत ने अगर मेरे बाप को फंसाया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। फिर देव के कंधे को थपथपाते हुए आगे बोला, इस डेविल को एंजल मिली ही मगर एंजल की लाइफ बर्बाद होने वाली है। देव का कंफ्यूजन भरा चेहरा देख कवि एक शातिर मुस्कान देते हुए उस लड़की के परिवार को इस्तेमाल करके, खासकर उसकी बहन। तू एक लड़की का इस्तेमाल करेगा? आर यू सीरियस कवि? देव की बात सुन कवि बिना कुछ कहे सरावत मेंशन निकल गया। अपनी बैग से एक किताब से ब्लू लोट्स का फूल निकालते हुए देव सनक के साथ बोला, कहाँ हो मेरी एंजल? तुमने मुझे जिंदगी जीने का एक रास्ता दिया फिर मुझे छोड़कर चली गई। एक अजीब उदासी थी उसकी आवाज में, जैसे कोई अपना बिछड़ गया हो, जिसे ढूंढने के लिए देव जी जान से कोशिश कर रहा है। वही कवि कार ड्राइव करते हुए जुनून के साथ कहता है,
अगर तेरी बहन बाज नहीं आई हनी तो तुझे साझा ना होगा, वरना वो मरेगी या तो तू बर्बाद होंगी, वो भी मेरे बेड पर। रीन उसकी जरूरत है और कवि को अपनी जरूरत की चीजें इस्तेमाल करके तबाह करना अच्छे से आता था। कपड़े बदल बेड पर लेटते हुए कवि को अपने बच्चे और रीन की बेहद याद सताने लगती है। बड़ी मुश्किल से खुद को समझाते हुए कि बस सिर्फ थोड़े दिन की बात है, रीन जरूर उसकी वुमन बनने के लिए राजी हो जाएगी, इतना सोच वो खुश होते हुए सोने की कोशिश करने लगा। उसे तो अपने बच्चों को और उनकी मां को बाहों में भर के बेहिसाब प्यार करना था। पता नहीं रात के किस पहर उसे नींद आई होगी। कवि तो बार बार रीन और खुद को बेहिसाब प्यार करते हुए इमेजिन करके खुश और एक्साइटेड दोनों फीलिंग्स फील कर रहा था। रीन हॉल में पहुंच आसपास देखते हुए अपने कमरे में जा रही थी। तभी इतनी देर रात तक कहाँ थी रीनू? लीला को अपने पीछे सोफे पर बैठा देख रीन डरते हुए सोफे पर बैठते हुए बोली, दिदू वो हम नूडल्स खाने गए थे। लीला, इतनी देर तक? और तेरी थाई पर ये लाल निशान कैसे? अपनी थाई पर हाथ रखते हुए रीन हड़बड़ाहट में बोली, दिदू गलती से सूप गिर गया। रीन की बॉडी बेहद गोरी और नाजुक है, कवि के हल्का दबाने से ही वो जगह लाल हो गई थी। लीला ने कहा, मिस्टर सरावत ने मुझे शादी के लिए प्रोपोज किया। रीन की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्या? मगर उनकी एज? अपनी बात कहते हुए रीन रुक गई। नहीं, मैं इतनी बुरी सोच वाली नहीं हूँ। क्या हुआ, मिस्टर सरावत की एज ज्यादा है? आखिर वो भी तो इंसान है। दिदू आप अच्छे से सोचो, मिस्टर सरावत इंसान अच्छे ही। रीन की बात सुन लीला अपने रूम में जाते हुए बोली, जल्दी सोचा कल कॉलेज जाना है ना। बेडरूम में पहुंच रीन अपनी शर्ट और इनर निकाल आईने के सामने खड़े होकर खुद का बदन देखती है जहां कवि के दांतों के निशान छाप छोड़ चुके थे। रीन वहां हल्के हाथों से सहलाते हुए सिसक उठी। उसने आज तक किसी लड़के को अपने करीब आने का हक नहीं दिया, मगर कभी उसकी मर्जी के बिना उसे यहाँ वहाँ छूता है, हर बार कड़वी बातें बोलता है। रीन रोते हुए खुद से, आप एक मॉन्स्टर है मिस्टर सरावत। फिर अपने सीने को हल्के से छूते हुए छोटी बच्ची जैसे बोली, इतना जोर से कौन पकड़ता है? और बच्चे नहीं, ये सिर्फ मेरे है। एक ढीली सी शर्ट पहनते हुए रीन झल्लाहट में सोने लगी। आखिर कवि की पागलों जैसी बातों की वजह से वो क्या कुछ नहीं बड़बड़ा रही है उसे समझ नहीं आता। और कवि की कही डरावनी बातें, 4 बच्चे आएंगे बेबी, याद करके रीन कांप उठी। कितने बेशरम है वो, माना उस रात उन्हें याद करके हमने बहुत बड़ी गलती की, मगर हमने सिर्फ इमेजिन किया था, भगवान जी वो सब, बाकी हम रियलिटी में उनके साथ कुछ नहीं करना चाहते। कुछ का मतलब क्या होता है? रीन खुद से बोली। फिर कवि और खुद को प्यार करते हुए इमेजिन करके उसकी बॉडी कांप गई। इमेजिनेशन में भी कवि उसे बेहद दर्द दे रहा था। रीन अपना पसीना पोंछ मुश्किल से सो पाती है। नकुल की बाइक पर बैठते हुए रीन बोली, प्रोजेक्ट रेडी है ना? नकुल बोला, हाँ मेरी माँ। बैग जल्दी, आज हमारे ड्रामा की रिहर्सल है। निक्की तुझसे मिलना चाहती थी, मगर उसे आज शिवान ने ड्रॉप किया। रीन को अफसोस जताते देख नकुल ने समझाया, आज नहीं मिली तो कल मिल लेना, इसमें इतना उदास होने की जरूरत नहीं है। आज सुबह मिस्टर सरावत को लीला का मैसेज रिसीव हुआ था, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। जो देख मिस्टर सरावत खुश थे। उन्हें बस कवि को प्यार से समझाना था कि वो कोई दिक्कत न पैदा करे उनकी शादी में। वही कवि अपने रूम में रेडी होते हुए रीन के साथ बिताए हुए कल रात के मोमेंट याद करके सुकून महसूस करता है। इन हाथों ने तुझे छुआ तो इतना सुकून मिला, सोच में तुझे आगोश में भरकर दर्दनाक प्यार करूंगा तो कितना सुकून मिलेगा हनी। उसकी बातें बेहद डरावनी थी, मगर उससे ज्यादा उसके इरादे खतरनाक थे। उन इरादों में सिर्फ रीन की बर्बादी और चीखें थी। सीढ़ियों से नीचे उतर कवि मिस्टर सरावत को मुस्कुराते हुए यहाँ वहाँ घूमते देख मुंह बनाते हुए मेंशन से निकल गया। थोड़ी देर बाद भी कवि नीचे नहीं आता तो सर्वेंट से पूछने पर उन्हें पता चला कवि कंपनी निकल गया। शाम को कवि से बात करेंगे, इतना सोच वो एडवोकेट को कॉल करते हैं। रीन का घर। लीला अपनी शादी के बारे में सियाजी को बता चुकी थी, वही प्रेम तो हॉस्टल में मौजूद था, परसों घर आने वाला है। सियाजी को मिस्टर सरावत अच्छे इंसान लगे, इसलिए वो ज्यादा कुछ सवाल जवाब नहीं करती, लीला की खुशी में खुश होती है। कॉलेज। नकुल और पिंकी रीन की क्लास में दाखिल होते हुए, रीनू एग्जाम्स कब के खत्म हो चुके हैं और तुझे पढ़ाई करनी है। पिंकी रीन के बालों पर हाथ घुमाते हुए प्यार से बोली, हाँ रीनू अब अगले साल पढ़ना। शिवान उनके पास आते हुए बोला, हेलो पिंकी दीदी। फिर नकुल को घूरते हुए, हेलो बड़े भैया, आप तो मुझे भूल गए। नकुल का चिढ़ा हुआ फेस देख रीन और पिंकी को समझ नहीं आता ये नया हैंडसम लड़का कौन है। रीन ने इतने दिनों से शिवान को नोटिस ही नहीं किया था। रीन की दूसरी ओर बैठ शिवान हाथ बढ़ाते हुए बोला, हेलो मिस नरीन, मैं नकुल भैया का छोटा भाई। रीन हिचकिचाते हुए हाथ मिलाती है। शिवान का उसकी नाजुक उंगलियों को छोड़ने का दिल नहीं करता, अनजाने में है शिवान उन्हें धीरे धीरे सहलाने लगा था। रीन को बहुत डर लग रहा था उसकी छून से। शिवान की हरकतें उसे कवि की याद दिला रही थी। नकुल चिढ़ते हुए, चलो ड्रामा क्लब में। शिवान होश में आते हुए रीन का हाथ छोड़कर बोला, मेरी दोस्त बनोगी रीन। रीन को कुछ समझ नहीं आता।
मतलब दोस्ती करना क्या मैगी बनाना जितना आसान और 2 मिनट वाला काम है। रीन को परेशान होता देख पिंकी उसके कंधे को सहलाती है। जो समझ रीन में गर्दन हिलाती है तो शिवान खुश हो जाता है। नकुल की बात मान सब ड्रामा क्लब की ओर निकल गए। बड़ी कहती थी माँ ने मना किया है अमीर लड़कों से दूर रहना और अब देखो तो कैसे दोस्ती कर ली इस शिवान के बच्चे से। नकुल को बहुत गुस्सा आ रहा था रीन के ऊपर। नकुल जो कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता आज रीन की वजह से चिढ़ चुका था। उसे ये फीलिंग समझ नहीं आती जिसे हमारी भाषा में जलन कहते हैं। करीब 2 घंटे तक प्रैक्टिस करने के बाद वो घर निकल जाते हैं। पूरी प्रैक्टिस के समय शिवान रीन को घूर रहा था, जो देख नकुल को बहुत गुस्सा आया, मगर गुस्से की वजह उसे समझ नहीं आई। रीन को घर छोड़ते वक्त भी वो बेहद गुस्सा था जिस वजह से उसने रीन को बाय तक बोलना जरूरी नहीं समझा। रीन की आंखें नम हो गई थी। आखिर उसकी मां के मना करने के बावजूद उसने नकुल जैसे अमीर लड़के से दोस्ती की। ऐसा नहीं था रीन उससे प्यार करती थी, नकुल अच्छा दोस्त है उसका। पिंकी के बाद अपने दिल की सारी बातें वो नकुल को ही बताती थी। क्रमशः लकी अपनी जीप खोलते हुए पिंकी के पैर अलग करता है। आज वो इस घटिया लड़की को नरक की दर्शन जरूर कराएगा। ये सोच उसके इरादे पक्के हो चुके थे। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 19 फ्लावर शॉप। बड़ी कहती थी माँ ने मना किया है अमीर लड़कों से दूर रहना और अब देखो तो कैसे दोस्ती कर ली इस शिवान के बच्चे से। नकुल को बहुत गुस्सा आ रहा था रीन के ऊपर। नकुल जो कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता आज रीन की वजह से चिढ़ चुका था। उसे ये फीलिंग समझ नहीं आती जिसे हमारी भाषा में जलन कहते हैं। करीब 2 घंटे तक प्रैक्टिस करने के बाद वो घर निकल जाते हैं। पूरी प्रैक्टिस के समय शिवान रीन को घूर रहा था, जो देख नकुल को बहुत गुस्सा आया, मगर गुस्से की वजह उसे समझ नहीं आई। रीन को घर छोड़ते वक्त भी वो बेहद गुस्सा था जिस वजह से उसने रीन को बाय तक बोलना जरूरी नहीं समझा। रीन की आंखें नम हो गई थी। आखिर उसकी मां के मना करने के बावजूद उसने नकुल जैसे अमीर लड़के से दोस्ती की। ऐसा नहीं था रीन उससे प्यार करती थी, नकुल अच्छा दोस्त है उसका। पिंकी के बाद अपने दिल की सारी बातें वो नकुल को ही बताती थी। अब आगे पिंकी बस स्टैंड पर खड़े होकर बस का वेट कर रही थी, तभी फोन में आया मैसेज देख उसकी आंखें लाल हो गई। अचानक उनमें नमी तैर गई। नहीं अगर उन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया तो। फिर दूसरा मैसेज देखती है, पिंकी मेरे घर वाले तुम्हें हमारे घर में चाहते हैं, प्लीज शादी की डेट फिक्स करनी है इसलिए आज रात हमारे फेवरेट कैफे में आ जाओ। पिंकी अपने होने वाले पति निविद का मैसेज देख बहुत परेशान हो चुकी थी। तभी कोई उसका हाथ खींचते हुए कार में बिठाते हुए बोला, पिंकी चिल्लाना मत में हाँ। लकी को देख पिंकी की आंखें नम हो गई। वो रोते हुए कार का दरवाजा पीटने लगी। हिम्मत भी मत करना, पहले ही मेरी गाड़ी ठोकने के आधे पैसे बाकी है। पिंकी हंसते हुए खुद में सिमटते हुए बैठ गई। उसे लकी से बहुत डर लग रहा था। कल रात कही उसकी घिनौनी बातें पिंकी के अंदर डर पैदा करने लगी। उसे यकीन था लकी जरूर उसका फायदा उठाने के लिए ले जा रहा है। पिंकी एक बार डरते हुए लकी को देखती है जो कार चलाते हुए टेढ़ा मुस्कुरा रहा था। लकी की इतनी हैंडसम शक्ल और स्ट्रॉ बॉडी पर वो जरा भी ध्यान नहीं देती, उसे बस अपनी इज्जत बचानी थी। आखिर डरे भी क्यों ना। लकी के कारनामे उसकी बातें बेहद बुरी थी, जिस वजह से उसकी इमेज पिंकी की आंखों में एक भयाश अमीरजादे से कम नहीं थी। लकी अपनी सोच में गुम था। मेरी पिकाशी की दोस्त अगर उस फ्लावर शॉप में काम करती है मतलब बॉस जरूर उससे मिलने गए होंगे। हो ना हो उस रात बॉस जिसके साथ लगे पड़े थे वो मेरी जान की दोस्त होगी। पिंकी रोते हुए बोली, हमें जाने दीजिए, हम वैसी लड़की नहीं है। मगर लकी किसी और सोच में गुम था। कवि की बेड पार्टनर के बारे में उसे पिंकी से पूछना था। पिंकी को ऐसे रोता देख उसे लगा पिंकी पैसों के लिए रो रही है। इसके लिए तो मेरी जान हाजिर है और ये पागल लड़की थोड़े से पैसों के लिए रो रही है। सुनसान सड़क पर कार रोकने के बाद लकी पिंकी का चेहरा अपने हाथ में थामकर बोला, तुम्हारी दोस्त फ्लावर शॉप में काम करती है ना। पिंकी सुबकने लगी, नहीं, क्या ये आदमी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए हमें रीनू को लेकर धमकी दे रहा है। कहीं रीनू के साथ इसने कुछ गलत किया तो हम रीनू को कुछ नहीं होने देंगे। इन्हें हमारा जिस्म चाहिए ना, यही सही। लकी कुछ समझ पाता इससे पहले पिंकी उसके होठों पर अपने कांपते होंठ रख देती है। लकी अपनी जगह पर जम गया। कुछ पल तो उसे समझ नहीं आया उसके साथ क्या हुआ। पिंकी के नाजुक होठों का मुलायम एहसास होते लकी उसके होठों को अपने होठों में भरकर बेहिसाब चूमने लगा। वही पिंकी के हाथों की मुट्ठियां कस गई। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें बरसने लगी, पर लकी तो किसी और दुनिया में पहुंच चुका था। पिंकी के निचले होंठ को अपने दांतों में फंसाने के बाद धीरे से वह पिंकी के मुंह में अपनी हॉट टंग एंटर करते हुए लकी उसे गहराई से घूमने लगा। आधे घंटे को सांस ना देख लकी उससे दूर होकर सीट से टेक लगाकर गहरी सांसें लेने लगा। पहली किस थी उसकी जो उसकी बेबी के साथ हुई है, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। वही पिंकी को किसी चीज का होश नहीं था। अगर इस अमीरजादे ने उसकी मासूम गुड़िया रीन के साथ कुछ किया तो पिंकी को बस रीन सा ही चाहिए थी, चाहे उसे खुद को ही क्यों ना बेचना पड़े।
धीरे से अपने ऊपरी बदन से कपड़े हटाते हुए वो लकी की ओर अपना हाथ बढ़ा देती है। वहीं लकी थोड़ी देर बाद नॉर्मल होते हुए पिंकी की ओर मुड़ता है। तभी पिंकी उसका हाथ अपने खुले सीने पर रखते हुए बोली, आपको जो चाहिए ले लीजिए। लकी कुछ समझ नहीं पाया मगर पिंकी की हरकत उसे बेहद गुस्सा दिलाती है। तारांकन, आप कार में कंफर्टेबल तो है ना? लकी के दूसरे हाथ को नीचे ली जाते हुए पिंकी बोली। तारांकन चटाक एक थप्पड़ की आवाज के साथ पिंकी का चेहरा एक और झुक गया और वो फुट फुट कर रोने लगी। पिंकी का जबड़ा अपने हाथों में भींचते हुए लकी गुर्राया, तुझे शर्म नहीं आती अपने जिस्म का सौदा करते हुए? पिंकी की हरकत ने उसके गुस्से को बेहद बढ़ा दिया था। शाम का वक्त है, अगर किसी ने उसको ऐसी हालत में देख लिया तो ऊपर से चंद पैसों के लिए ये लड़की अपना जिस्म बेच रही है। जब बात रीन की हो, पिंकी अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटेगी, इसलिए बोली, आपको जो चाहिए वही दी रही हूँ सर। लकी की आंखें अंगारे बरसा रही थी। पिंकी का गला दबाते हुए लकी चिल्लाया, इतनी तड़प है तुम्हारे अंदर या पैसों की भूख इतनी बढ़ गई है जो खुद को बेचने चली हो? पिंकी कुछ नहीं कहती। लकी को आसपास कोई कार नहीं दिखती, फिर भी सीट नीचे झुकाते हुए पिंकी के ऊपर झुककर बोला, ऑल राइट, आई विल फुलफिल योर विश स्वेट हार्ट, एंड आई प्रोमिस आफ्टर माई हार्ड वर्क यू वोंट बी एबल टू ऑफर योर डिलिशियस बॉडी टू एनीवन। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा स्वीट हार्ट, और मैं वादा करता हूँ मेरे हार्डवर्क के बाद तुम अपना नायाब बदन किसी के सामने फेंकने की हालत में नहीं रहोगी। बोलते हुए उसने अपनी शर्ट रिमूव कर दी। पिंकी का बदन कौंप गया। वो रोते हुए कुछ कहने वाली थी, तभी उसकी आंखों के सामने रीन का मासूम चेहरा आ गया। पिंकी को अभी भी बिना किसी पर्दे के सोया देख लकी गुस्से में उसके होंठों को अपने होंठों में भींचकर चबाने लगा। पिंकी झटपटा रही थी, उसके होठों के किनारों से खून रिसने लगा। लकी के हाथ की पकड़ बेहद मजबूत हो गई, उसके सीने पर आ। 10 मिनट बाद दोनों हाथों से पिंकी के गले से नीचे दबाते हुए लकी चिल्लाया, देख इतना क्रूएल हूं मैं, देख तेरे होंठ मेरे होठों को सह नहीं पाए। फिर अपने हाथों की पकड़ नीचे मजबूत करते हुए, तेरा ये बेदाग बदन मेरे हाथों की पकड़ नहीं सह सकता तो सोच तू मुझे अपने अंदर कैसे सह पाएगी। पिंकी दर्द सहने के लिए अपने खून रिस रहे होठों को काटने लगी मगर लकी की बातों का जवाब नहीं दिया। लकी अपनी बाल खींचते हुए गुस्से में चिल्लाया, जो सुन पिंकी कौप उठी। लकी की इतनी स्ट्रॉन्ग बॉडी, उसकी लाल आंखें देख पिंकी डरकर एक कोने में चुपचाप सिमट गई। लकी अपनी जीप खोलते हुए पिंकी के पैर अलग करता है, तभी कुछ सोच पिंकी से दूर होकर जीप बंद करते हुए बोला, तुझे यही चाहिए ना? ठीक है, कल रात जिरावत होटल आ जाना। फिर पिके गाल दबाते हुए, और आगे से कभी भी पैसों की जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना। मेरी औरत बन जाओ, जिंदगी पैसों से भर दूंगा। पिंकी को कोई जवाब न देता देख लकी उसके सेंसिटिव एरिया को 2 उंगलियों से मसलते हुए, बोलो कल कहाँ आओगी? पिंकी कांपते हुए बोली, जिरावत होटल। लकी उस सेंसिटिव एरिया को अपने दांतों से बेदर्दी से काटते हुए बोला, किस लिए? पिंकी को कुछ न बोलता देख वापस उसके खुले बदन को दबाते हुए बोला, सुहागरात। अंडरस्टैंड बेबी, टुमारो विल बी आवर वेडिंग नाइट बिफोर वेडिंग। इतना कह वो बिना एक पल गवाए कार से निकालकर जोर से दरवाजा बंद करता है। पिंकी खुद से, जिरावत होटल नहीं, अगर मुझे किसी ने देख लिया तो मैं उन बुरे लोगों से दोबारा नहीं मिलना चाहती। वही लकी गुस्से में उबल रहा था। उसका बस चलता तो अभी पिंकी को नाचते हुए मार डालता, मगर उसे पिंकी को सबक सिखाना था। कल की रात पिंकी कभी नहीं भूल पाएगी। इतना सोच कार में देखता है जहां पिंकी मौजूद नहीं थी। पिंकी को थोड़ी दूरी पर मेन स्ट्रीट की ओर भागता देख लकी की आंखें गहरी हो गई। पिंकी ऊपर बेहद गुस्सा होने की वजह से लकी ने कार केस इंडस्ट्रीज की ओर बढ़ा दी। केस इंडस्ट्री कविन लैपटॉप में वीडियो कॉल पे इलीगल वेपन की डील साइन करते हुए बोला, आई एम कविन सरावत, द किंग ऑफ थाईलैंड। यू डोंट नीड टू नो व्हाई आई एम बाइंग दीज गन्स। सामने मौजूद लोगों की हिम्मत नहीं होती कवि से कुछ कहने की। मिस्टर सरावत केबिन में दाखिल होते हुए बोले, कवि आई वांट टॉक टू यू। लैपटॉप स्क्रीन ऑफ करते हुए उन्हें एक लुक देता है जैसे कह रहा हो, आपको आज मुझसे क्या काम? मिस्टर सरावत, मैं और लीला शादी करने वाले हैं। कवि गुस्से में, उस घटिया लड़की से दूर रहो नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। देदा, अगर फिर भी वो गोल्ड डिगर बाज नहीं आई तो मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगा। नहीं, तुम कुछ नहीं करोगे। मुझे शादी में कोई तमाशा नहीं चाहिए। होप तुम अपनी मौजूदगी से माहौल बिगाड़ोगे नहीं। जो सुन कवि की मुठ्ठियां कस गई। अगर अपने डेड की इज्जत नहीं करता तो लीला की डेड बॉडी भी किसी को नसीब नहीं होती। कवि उन्हें गुस्सा दिलाते हुए बोला, आपका तो काम है शादी करना, इसमें नई बात क्या है? मेरे पास वक्त नहीं है इन सब चीजों के लिए। मिस्टर सरावत, लीला और उसकी फैमिली हमारे घर शिफ्ट हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ तुम उसके भाई बहन रीन और प्रेम को परेशान नहीं करोगे जैसे मेरी दूसरी बीवियों की फैमिली मेंबर के साथ करते थे। कवि को पहले बहुत गुस्सा आया मगर उसने गौर किया रीन उसके साथ एक ही घर में रहेगी। उसके दिमाग में बहुत शैतानी ख्याल आने लगे। यू विल रिग्रेट फॉर योर डिसीजन डैड। इतना कह कवि जल्दी से कंपनी से फ्लावर शॉप की ओर चला गया। हॉस्टल पिंकी शावर के नीचे बदहवास सी रोए जा रही थी। रीन को बचाने के लिए उसने अपने जिस्म तक का सौदा कर लिया। उसे बस रीन सही सलामत चाहिए थी।
मगर अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना उसे 1000 मौत मार रहा था। दूसरी ओर लकी बेहद गुस्से में कार ड्राइव करते हुए सिगरेट के कश लेते हुए बोला, तुम सच में उन औरतों में से निकली लड़की, कल तुम्हारी गर्मी, तुम्हारी चाहत इस कदर पूरी करूंगा कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। उसकी आंखें बेहद सर्द थी, जिनमें पिंकी की बेगरत हरकतों की सजा का अंजाम दिखाई दे रहा था। कवि अपनी कार ड्राइव करते हुए खुद से कहता है, तुझे धमकाया था अपनी बहन को दूर रख मेरे डेट से, मगर तू मानी नहीं। और क्या कहा उन्होंने, तू मरे घर में रहेगी। ऑल राइट, अब मजा आएगा बेबी, तेरी जिंदगी जहनुम ना बना दी तो मेरा नाम कविन सरावत नहीं। उसकी आंखों में एक अजीब सनक थी जो साफ साफ रीन की बर्बादी की ओर इशारा कर रही थी। फ्लावर शॉप। रात हो चुकी थी, फ्लावर शॉप में सिर्फ रीन मौजूद थी। 5 मिनट बाद शॉप बंद करके निकल जाएगी, इतना सोच वो ब्लू लोट्स को निहारने लगी। आखिर थाईलैंड का सबसे फेमस और बहुत कम पाया जाने वाला फूल था, जिसे देख रीन बेहद खुश हो गई। तभी कोई उसका हाथ खींचते हुए उसे सोफे पर फेंक देता है। आह! रीन आगे कुछ कह पाती तभी कवि को अपने सामने इतना गुस्से में देख रीन का शरीर कांप उठा। क्या करेगा कवि रीन के साथ? कैसी रहेगी रीन की जिंदगी सरावत मेंशन में? क्या कर देगा लकी कल अपना सारी हदें पार पिंकी के साथ? अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 20, एंग्री कवि फर्स्ट किस। फ्लावर शॉप। रात हो चुकी थी, फ्लावर शॉप में सिर्फ रीन मौजूद थी। 5 मिनट बाद शॉप बंद करके निकल जाएगी, इतना सोच वो ब्लू लोट्स को निहारने लगी। आखिर थाईलैंड का सबसे फेमस और बहुत कम पाया जाने वाला फूल था, जिसे देख रीन बेहद खुश हो गई। तभी कोई उसका हाथ खींचते हुए उसे सोफे पर फेंक देता है। आह! रीन आगे कुछ कह पाती तभी कवि को अपने सामने इतना गुस्से में देख रीन का शरीर कांप उठा। अब आगे, कल रात को कवि की कही बातें, उसका गुस्सा, उसकी वो दर्द भरी छुअन, सब कुछ याद करके रीन की आंखें नम हो चुकी थी। कवि का हैंडसम चेहरा इस वक्त गुस्से में उबल रहा था। उसकी वो आंखें हद से ज्यादा लाल और डरावनी दिखाई दे रही थी, जिन्हें देख रीन का शरीर कांपने लगा था। कविन आप! रीन डरते हुए इतना बोली ही थी तभी कवि अपनी स्लीव्स फोल्ड करते हुए डार्क वॉइस में बोला, हनी हर बार मेरी बात टालने की आदत पड़ चुकी है तुझे। रीन समझ गई थी कवि उससे मिलने आया है तो प्यार बरसाने तो आया नहीं होगा। जरूर रीन को परेशान करने, उसे दर्द देने या फिर उसका फायदा उठाने आया होगा। रीन रोते हुए सोफे से उठते हुए कहती है, कविन हमने कुछ नहीं किया, हमें जाने दीजिए। कवि आगे बढ़ते हुए कहता है, मैंने कहा था अपनी घटिया बहन को समझा दे, मेरे डेट से दूर रहे। रीन कवि को अपनी ओर बढ़ते देख डरते हुए पीछे जा रही थी, जो देख कवि टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ हनी, डर लग रहा है? आई लाइक इट, मुझे बेहद खुशी होती है अपनी हनी के चेहरे पे डर देखकर। फिर गुस्से में बोला, कहीं तुझे भी पैसों का शौक नहीं है उस घटिया लड़की की तरह? रीन रोते हुए बस इतना कह पाए, कविन हमें जाने दीजिए प्लीज, हम अंडरस्को। इससे आगे रीन कुछ बोल पाती कवि उसे सोफे पर फेंकते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम सब लड़कियां एक जैसी होती हो, तेरी बहन बहुत घटिया है, पैसों के लिए 50 साल के आदमी को फंसाया और तू भी उसका साथ दे रही है। कवि को अपने पास आता देख रीन डर के मारे सोफे पर पीछे जाते हुए खुद में सिमटने लगी। उसे कवि से बेहद डर लग रहा था, वही कवि का तो पूछो मत, उसका हाल गुस्से में बेहाल हो चुका था। कवि के गुस्से को उसकी कमजोरी कह लीजिए या ताकत, जब भी आता है सामने वाले को बर्बाद करके रहता है। उसे लीला से कोई मतलब नहीं था, मगर वो जानता है उसके देव किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करते हैं। लीला अपनी लालच के चलते कवि के हाथों मारी जाती, मगर कवि अपने देव की बहुत इज्जत करता है। साथ ही एक वजह और थी लीला को खत्म न करने की, वो इसलिए क्योंकि लीला रीन की बहन है। लीला की मौत के बाद रीन रोएगी, यही सोच उसने प्लेन ड्रॉप कर दिया। उसे खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा था, आखिर इस मामूली लड़की के लिए वो क्यों इतना सोचता है। कवि को रीन भी उसकी बहन की तरह ही लालची लड़की लगती है। रीन की रोने की आवाज सुनकर कवि अपनी सोच से बाहर आते हुए उसका जबड़ा अपने हाथों में भींचकर बोला, तुझे भी पैसों से इतना प्यार है तो मेरी मिस्ट्रेस बन जा हनी, पर नहीं, तेरा मन तो एक आदमी से भरेगा नहीं ना बेबी। रीन को अपने जो में बेहद दर्द हो रहा था। कवि की सख्त उंगलियां उसके गुलाबी गालों में धंसती जा रही थी। कवि गुस्से में दहाड़ते हुए कहता है, और शादी करनी है ना उस लड़की को मेरे डेट से। रीन के चेहरे से अपना हाथ हटाते हुए कवि अपनी शर्ट की बटन खोलते हुए आगे बोला, ठीक है, वो मेरे डेट की बीवी बनेगी और तू मेरी पार्टनर बनेगी, वो भी बेड पर। एक चांस दिया था तुझे अब और नहीं, लेट मी डिस्ट्रॉय यू बेबी। कहते हुए कवि शर्ट अपनी बॉडी से अलग करता है। कवि की बॉडी देख रीन कांपने लगी। कवि हम दिदू को समझाएंगे, पर मिस्टर सरावत उनसे प्यार करते हैं। रीन के ऊपर झुक उसके गले से नीचे अपनी उंगली घुमाते हुए डरावनी आवाज में बोला, प्यार इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता हनी। फिर वो जगह अपने हाथों में जकड़ते हुए बोला, तुझे पता है मिस्टर सरावत मेरी माँ से हमेशा कहते थे वो सिर्फ उनसे प्यार करते हैं, मगर हुआ क्या, मेरी माँ के जाते ही उन्होंने बहुत बार शादियां की और उन्हें बार बार प्यार हो भी गया। रीन थोड़ा चौंकते हुए कवि की बातें सुन रही थी।
उसने जितना सुना है उस हिसाब से कविन सरावत तो किसी से बात करना पसंद तक नहीं करता। वो क्यों रीन को अपनी फैमिली की बैक स्टोरी बता रहा है। रीन भी उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी। तभी कवि उसके गले से नीचे दोनों हाथों से सहलाने के बाद दोनों और बारी बारी चूमते हुए सनक के साथ कहता है, पर मैं बहुत लॉयल हूँ हनी, तेरे ऊपर मेरे बच्चों के ऊपर मुझे किसी की नज़र तक बर्दाश्त नहीं होगी। फिर रीन के होठों को सहलाते हुए आगे बोला, उसी तरह मुझ पर भी सिर्फ तेरा हक होगा। बात सिर्फ इतनी है, तुझे पैसों से बड़ा प्यार है और मुझे मेरे बच्चों से। आज मैं ऑफिशियली इनके और तेरे ऊपर अपना हक जताने वाला हूँ। रीन कुछ समझ पाती इससे पहले कवि उसकी शर्ट फाड़ देता है। कवि अपनी बेल्ट खोलते हुए बोला, आई नो यू आर नॉट इनोसेंट दैट मच, फिर भी मैं तुझे चुन रहा हूँ। और तू, ठीक है, कीमत नहीं बतानी ना तुझे अपने आप की, तो मुझे अपना हक लेना अच्छे से आता है। रीन रोते हुए हाथ जोड़कर कहती है, कविन हमें जाने दीजिए, हम मर जाएंगे। रीन के ऊपर अपना भार छोड़ते हुए कवि गुर्राया, तेरी सांसों पर सिर्फ मेरा हक है। तू जिएगी भी मेरी मर्जी से और मरेगी भी मेरी ही मर्जी से। पता नहीं क्यों रीन की मरने के बाद कहते वक्त कवि को तकलीफ हो रही थी। कवि रीन का गुलाबी चेहरा देखता है जो रोने की वजह से और खिल चुका था। उसके वो गुलाबी होंठ देख कवि का गला सूखने लगा। रीन बस रोए जा रही थी। कवि की बातों से वो बेहद डर चुकी थी। कवि तो रीन की खूबसूरती में गुम होते हुए अपने सख्त होंठ उसके मुलायम होंठों पर रखते हुए आंखें बंद करके इस नायाब एहसास को जीने लगता है। कवि की आंखें अपने आप बंद हो चुकी थी और हाथ रीन के बदन पर फिसलने लगे। वही रीन का बदन तो सुन्न हो चुका था। वो कुछ बोलने वाली थी तभी कवि को अपने मुंह में टंग एंटर करने की कोशिश करता देख मुंह कस के बंद कर लेती है। कवि जो रीन को पूरी तरह महसूस करना चाहता था, रीन को मुंह खोलता ना देख डीप वॉइस में बोला, हनी ओपन इट। रीन रोते हुए ना में गर्दन हिलाती है। कवि के होंठों को अपने नाजुक होंठों पर महसूस करके उसका बदन कांप उठा था। वही कवि अब तक चीर चुका था। वापस रीन के होंठों पर अपने होंठ रखते हुए कवि उसके सेंसिटिव एरिया को जोर से मसलता है। एक आह के साथ रीन का मुंह खुलते ही कवि अपनी टंग उसके मुंह में एंटर करते हुए बेहद गहराई से उसे चूमने लगा। दोनों की पहली किस थी, जहां कवि उसे गहराई से चूम रहा था। रीन अपनी जगह पर जम चुकी थी। कवि को बहुत सुकून मिल रहा था। रीन के होंठ उसे दुनिया की सबसे स्वीट डिश लगते हैं। आधे घंटे बाद रीन को सांस न लेता देख कवि धीरे से बाहर आते हुए उसके लोअर लिप को अपने दांतों में फंसाकर काट लेता है, जिस वजह से वहां खून निकलने लगा। जो देख कवि खुद को और नहीं रोक पाया और वापस रीन के होंठों को अपने होठों में भींचते हुए किसी भूखे भेड़िए की तरह उन पर टूट पड़ा। वही रीन को लगता है आज उसका आखिरी दिन है। कवि की हरकतें बेहद डरावनी थी। कवि ने जैसे उसके दिल को जकड़ रखा था। रीन के निचले होंठ को स्मूच करते हुए कवि के हाथ आधे घंटे से जो काम कर रहे थे अपना जोर बढ़ा देते हैं। 15 मिनट बाद रीन के ऊपर से उठते हुए कवि सीडेक्टिव वॉइस में कहता है, योर लिप्स आर टू टेम्पटिंग हनी। रीन रोते हुए अपने जिस्म को ढकने लगी। कवि नीचे देखते हुए रीन को देखता है जो उससे नजर चुरा रही थी। डोंट वरी बेबी, कवि वॉन्ट्स यू। रीन खुद से, क्या ये इंसान पागल है। कवि टेढ़ा मुस्कुराते हुए रीन के हाथों से खुद को दबाते हुए बोला, यस बेबी, पागल हूं पर सिर्फ तुम्हारे लिए, अपने बच्चों के लिए। कवि को अपने हाथों ने महसूस करके रीन कांप गई। रीन के गले से नीचे एकटक घूरते हुए कवि बोला, देखो मेरे बच्चे कितने प्यारे और लाल हो चुके हैं। अपने डेड के पास होने से खुशी उनके चेहरे पर दिख रही है। फिर थोड़ा रुकते हुए आगे बोला, तुम मेरी वुमेन नहीं बनना चाहती हो, मगर तेरी बहन के शादी के बाद तो हम एक ही घर में रहेंगे। रीन को जैसे झटका लगा था। क्या वो और कवि दोनों एक ही घर में? नहीं, कवि तो उसका जीना दुश्वार कर देगा। रीन को अपनी शर्ट पहनाते हुए कवि आगे बोला, मैं चाहता तो तेरी बहन को नर्क के दर्शन करा देता, पर तू खुद चलकर शेर की गुफा में आएगी, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी बेबी मेरे लिए। रीन कुछ नहीं कहती। शर्ट पहनाते वक्त भी कवि के हाथों ने उसे बहुत दर्द दिया, मगर रीन कुछ न कह पाई, बस सुबकती रही। वही दूसरी ओर नकुल और शिवान दोनों आधे घंटे से मूवी देख रहे थे, जहां शिवान बार बार रीन की आवाज, उसकी खूबसूरती की तारीफों के फूल बांध रहा था, जिससे नकुल को बहुत गुस्सा भी आता है और वो खुद रीन की खूबसूरती को एडमायर भी करता है। तभी उसे याद आया आज रीन और शिवान की दोस्ती हुई है। दोनों गले मिले, बातें करी। ये सब याद करके नकुल को बहुत गुस्सा आता है। रीन की बच्ची बड़ा कहती थी पैसे वाले लड़कों से दोस्ती नहीं करती मैं, फिर क्यों शिवान से दोस्ती की? और मैंने तो कितने महीने उसे मनाया, कितना गिड़गिड़ाया उसकी दोस्ती के लिए, तब जाकर वो मेरी दोस्त बनी। नकुल अपने ही गुस्से में पागल हो रहा था। उसे रीन पर गुस्सा आ रहा था, साथ है शिवान के ऊपर भी। रीन और शिवान की दोस्ती से उसे बेहद चिढ़ हो रही थी, पर उसकी वजह ना समझकर वो और बौखला गया। हॉस्टल पिंकी कब्बत से एक हॉट सी ड्रेस निकालती है जिससे आधे से ज्यादा बदन विजिबल होगा, मगर उसकी मजबूरी थी। रीन को बचाने के लिए उसे ये सब करना ही होगा। उसके आंसू रो रोकर सूख चुके थे। वही लकी बार में अपने प्राइवेट रूम में बैक ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा था।
सभी लड़कियां उसके हैंडसम फेस और हॉट बॉडी ग्लास विंडो से निहार रही थी। मगर लकी तो पिंकी के ख्यालों में गुम था। क्यों पिंकी, क्यों तुम्हें पैसों से इतना प्यार है मेरी जान? मुझसे मांग लेती बेबी, तुम्हारे लिए जान दे देता। फिर आंखों में एक आग लिए कहता है, ठीक है, तुम्हें पैसे चाहिए ना, पैसे ही सही। कल तुम वो दर्द झेलोगी जो आज तक किसी लड़के ने तुम्हें दिया नहीं होगा। बहुत शौक है ना पैसे लेकर जिस्म बेचने का, जरूर पूरा होगा। तुम लकी आर्यांश की सनक बन चुकी हो, जिद बन चुकी हो। बी रेडी फॉर पेनफुल नाइट बेबी। वही दूसरी ओर कवि की कार रीन के घर से थोड़ी दूर रुकी थी। कार के लाइट्स ऑफ थे। बहुत शांत माहौल में धीरे धीरे सिसकियां सुनाई दे रही थी। कवि रीन के होठों से दूर होते हुए बोला, आह, मन करता है खा जाओ तुम्हें। रीन कवि की शर्ट अपने जिसके बटन पूरे खुल चुके थे उन्हें बंद करते हुए बोली, मिस्टर सरावत, हम दिदू से बात करेंगे। कवि ने इस वक्त शर्ट नहीं पहनी थी, इसलिए रीन उसे देख नहीं रही थी। कवि टेढ़ा मुस्कुराते हुए उसके ऊपर झुकते हुए अपने सख्त बॉडी से रीन की सॉफ्ट बॉडी को दबाते हुए बोला, आई डोंट केयर। अगर वो मेरे डेट के करीब गई तो सजा मिलेगी ना बेबी। उसकी सजा बाद में तय होगी। तुम्हारी सजा मेरे बेड पर मिलेगी और पूरी रात मिलेगी। इतना कह करीब 10 मिनट रीन के होठों को निचोड़ने के बाद कवि कार का गेट खोलता है तो रीन बिना देरी किए भाग गई। कवि को एक बार भी मुड़ कर नहीं देखती, जो देख कवि का गुस्सा बढ़ गया। तू मेरी जरूरत है रीन, तुझे मेरा होना ही पड़ेगा। मान गई तो ठीक, वरना जबरदस्ती करना मुझे आता है। तभी उसे उनकी डीप और पैशनेट किस याद आती है। कवि का गला सूखने लगा। उसका बस चले तो दिन रात अपने होंठ रीन के होंठों में उलझा कर रखे। कवि अपने होंठ को उंगली से छूते हुए मदहोश आवाज में बोला, तुम्हारे होंठ बहुत टेम्पटिंग है बेबी, जस्ट लाइक स्ट्रॉबेरी। वेट, अगर ये इतने टेस्टी है तो वर्टिकल कितने होंगे? कवि रीन और खुद को बेहद गहराइयों में उतर कर प्यार करते हुए इमेजिन करते हुए भारी सांसें लेने लगा। उसे अब रीन के दूसरे होठों को भी टेस्ट करना था। जिस कविन सरावत को औरतों से नफरत थी, आज वह रीन के लिए अजीब बेजाय फील कर रहा था। वो रीन को चूमना चाहता था, उसे अपने होठों से छूना चाहता था। अपने रूम में पहुंच रीन बहुत रोती है। उसे कवि से बहुत डर लग रहा था। और वो सरावत मेंशन में कैसे रहेगी? किसी ने उसे बताना जरूरी नहीं समझा। अपने जख्मों पर दवाई लगाते वक्त रीन रो पड़ी। वही कवि इस वक्त परम की होटल में मौजूद था। रीन के साथ अपनी पहली किस याद करके उसके हैंडसम चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी, जिसमें रीन का कैद होना लिखा था। कवि अपने होठों को छूते हुए सनक के साथ कहता है, यू हैव टू बी माई प्रिजनर ऑफ नीड एंड ऑब्सेशन। तुम्हें मेरा कैदी बनना पड़ेगा हनी, मेरी जरूरत और सनक की गुलाम। उसकी आवाज बेहद डरावनी थी, जिसे सुन किसी की भी रूह कांप जाए। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 21, नाराजगी पिंकी की मजबूरी। अगली सुबह रीन सुबह जल्दी उठकर बहुत गुमसुम थी। प्रेम घर आ चुका था। सियाजी, लीला और प्रेम तीनों मिस्टर सरावत और लीला की शादी की बात कर रहे थे। सब बातें सुनकर उसे कवि की कल रात कही बातें याद आते ही रीन हॉल में पहुंच ब्रेकफास्ट सर्व करते हुए बोली, माँ, हम वहाँ नहीं रहना चाहते, हम हॉस्टल में रहेंगे। सबके बहुत जिद करने पर रीन के पास कोई और रास्ता नहीं रहता। प्रेम एकटक रीन को घूरते हुए सोचता है, कितनी मासूम है तू। जितना सोचता हूँ तुझसे दूर रहूं, मेरा दिल उतना ही तड़पता है। कॉलेज में रीन आज बस से पहुंच चुकी थी। पिंकी से ये बात पता चलते हैं नकुल का गुस्सा बढ़ गया। प्रैक्टिस के वक्त भी नकुल और रीन एक दूसरे से बात नहीं करते, जो देख पिंकी को बहुत अजीब लगता है। मगर वो खुद भी बहुत परेशान थी। आखिर आज अपनी इज्जत का सौदा एक अमीरजादे से करने वाली है। नकुल की हरकत से रीन को बहुत बुरा लगा, पर उससे ज्यादा डर कवि की बातों और हरकतों लग रहा था। कॉलेज ईयर खत्म हो चुका था। हर साल इसी टाइम पर फंक्शन होता है, इसलिए पाई बंद रहती है। आखिर पाई करने का शौक किसे होता है। प्रैक्टिस खत्म करके सब कैंटीन में बैठे थे। रीन शिवान की बातों का बस हाँ में जवाब दे रही थी, जो बात नकुल को गुस्सा दिला गई। शाम का वक्त रीन कॉलेज से आने के बाद आधा घंटा रोते हुए ही सो गई। शाम को नींद खुलते ही फ्लावर शॉप जाने का सोचती है। कवि का डर इतना था उसके दिल में, इसलिए घर ही रुकते हुए प्रेम के साथ बातें करने लगी। कवि और देव के बिजनेस राइवल उनके काम में दिक्कतें पैदा कर रहे थे। कल रात मंगाए वेपन्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हुए देव और कवि खून की लाशें बचाने के बाद उस कंस्ट्रक्शन चल रही बिल्डिंग से निकल गए। कवि, मेरे बॉडीगार्ड तेरी एंजल को ढूंढने में लगे हैं। देव निराशा से, पता नहीं मेरी एंजल अब कितनी बड़ी हो गई होगी। दोनों बातें करते हुए देव के होटल निकल गए। कवि को आज रीन की यादों ने बहुत सताया, पर क्या करे, काम भी जरूरी है ना। लकी आज सुबह से गुस्से में था, जो बात कवि को अजीब लगी। मगर वो बात, बहुत दिनों से रेन अपनी पेंटिंग ऑक्शन के लिए चीन गया था। उसे रेन की बहुत याद आती थी। मैसेज में दोनों की बातें भी होती थी। एक रेन ही था जिससे बातें करके रेन को सुकून मिलता था। रेन की प्यारी और गहरी बातें उसके दिल को सुकून पहुंचाती थी। हॉस्टल पिंकी आज मार्केट से बहुत ट्रेवलिंग इन क्लोचर्स लेकर आई थी।
रीन फ्लावर शॉप नहीं गई, ये बात पता लगते ही उसे राहत महसूस हुई। रीन को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। रिवीलिंग इन अ सेट और वो शॉर्ट सी ड्रेस जिसने मुश्किल से उसके बदन को ढका था। अपने आप को इन कपड़ों में देख लकी की कई बातें याद करके पिंकी रोते हुए खुद से बोली, आप बहुत बुरे हैं। सब अमीर एक जैसे होते हैं। पहले ही ऐसे घटिया लोगों के बीच से भाग कर आई हूँ। वापस किसी के जाल और बहकावे में नहीं फंसना चाहती। पिंकी मुंह धोने के बाद आईने में खुद के अक्स को देखते हुए एक व्यंग भरी मुस्कान देते हुए टचअप करके के लिए निकल गई। पिंकी कभी किसी लड़के के करीब तक नहीं गई, आज तो सारी हदें तोड़ते हुए जिस्मानी रिश्ता बनाने वाली थी। लकी की बॉडी देख उसे अंदाजा हो चुका था आज की रात बहुत दर्दनाक और खाली साबित होने वाली है उसके लिए। जिरावत होटल। लकी इस वक्त 78 फ्लोर पर रूम में मौजूद था। उसे जरा भी खुशी नहीं हो रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर कैसे वो अपना बदन बेच सकती है चंद पैसों के लिए? क्या मुझसे पहले भी किसी आदमी के साथ वो पैसों के लिए ये सब कर चुकी होगी? किसी और आदमी ने उसे छुआ होगा, बाहों में भर के प्यार किया होगा, और वो लड़की उसने भी दूसरे मर्दों को बाहों में भरा होगा, उन्हें चूमा होगा। पिछले 2 घंटों से लकी यही सब सोचते हुए शराब पी रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था पिंकी के ऊपर। पिंकी होटल लॉबी में पहुंची थी तभी एक लड़की जो होटल में काम करती है उसे लकी का रूम नंबर बताते हुए पिंकी को ऊपर से नीचे देखते हुए जल भूनकर राख हो गई। लकी इस लड़की के साथ रात बिताएगा जो इतनी खूबसूरत है, यही सब सोच उसे जलन हो रही थी। कवि बहुत हैंडसम है मगर सब जानती है उनकी औकात से बाहर है। लकी भी बेहद हैंडसम है, उसे पटाने की बहुत लड़कियों ने कोशिश की, अफसोस कोई जिंदा नहीं बच पाए। वो दोनों हैंडसम आदमी किसी शैतान से कम नहीं है। रूम का गेट नोक होने की आवाज़ सुन लकी रफ आवाज में कहता है, कम इन। पिंकी डरते हुए रूम में पहुंच लकी को देखती है जिसके हाथ में शराब का ग्लास, हैंडसम चेहरा, गुस्से में जलती आंखें देख पिंकी कौंप गई। लकी की बॉडी, उसका मस्कुलर सीना देख पिंकी थूक गटकते हुए दरवाजा बंद करती है। वही लकी उसे बेहद अजीब तरह से घूर रहा था। पिंकी को इतने बेहुदा कपड़ों में देख उसकी आंखें बेहद सर्द हो चुकी थी। पिंकी उसकी नजरों की तपिश बर्दाश्त नहीं कर पाती। लकी की आंखें जैसे उसके पूरे जिस्म को नोच रही थी। पिंकी को देखते हुए भी लकी हाथों से अपने पास आने का इशारा करता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। पिंकी उसके पास पहुंच लड़खड़ाती आवाज में बोली, सर आप जो चाहे कर लेना, बस मुझे एक वादा चाहिए आपसे। पिंकी की बात पूरी होने से पहले लकी ग्लास फेंकते हुए उसे अपनी गोद में बैठाते हुए गुर्राया, वादा हो जरूर बेबी, तुम्हारा वादा जरूर पूरा होगा, पहले मुझे खुश करो। कहते हुए उसने पिंकी के नाजुक होंठों को कौट लिया। पिंकी किसी और की हो चुकी है, इस बात से उसे ज्यादा दिक्कत नहीं थी, मगर पैसों की इतनी तलब कि अपने आप को बेच देना, ये बात लकी को बहुत चोट पहुंचा रही थी। पिंकी खड़े होते हुए अपनी ड्रेस उतार धीरे से इन्हें के हुक खोलकर लकी के सामने खड़ी हो गई। लकी बहुत गुस्से में था। अब समझ आया, तुझे तो मुंह मांगी कीमत मिलती होगी। सच में तुम्हारा जिस्म नायाब है। लकी की बातें पिंकी के कानों में पिघले हुए लोहे की तरह घुल रही थी। लकी अपनी शर्ट और पैंट उतार पिंकी की ओर बढ़ गया। लकी की इतनी हॉट और फिट बॉडी देख पिंकी के बदन में एक सिरहन दौड़ गई। पिंकी के पास पहुंच लकी डार्क वॉइस में बोला, आज की रात बहुत रफ और डेंजरस साबित होगी तुम्हारे लिए। फिर उसके दोनों मुलायम बदन को जकड़ते हुए बोला, आज तक किसी आदमी ने तुम्हें वो खुशी नहीं दी होगी जो मैं दूंगा। कहते हुए उसने हाथ नीचे बढ़ाते हुए पिंकी को अपनी उंगलियों ये हुआ। आहा, एक सिस्ट के साथ पिंकी के हाथ लकी के कंधों पर कस गए। पिंकी को अपनी बाहों में सिसकता देख लकी को सुकून मिला, पर पिंकी किसी और की बाहों में इसी तरह सिसकियां लेती होगी, इतना सोच उनसे बेहद दर्दनाक तरह से पिंकी के दोनों बदन को जकड़ते हुए अपने होंठ और दांतों की गिरफ्त में ले लिया। उसके हाथ पिंकी को ऊपर से है सहला रहे थे। पिंकी अपनी मुट्ठियां कर सब कुछ बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। लकी के हाथों को नीचे महसूस कर उसे बेहद डर लग रहा था। पिंकी का बदन सुन्न हो गया। ये तो सिर्फ हाथ और उंगलियों थी, लकी उसे हासिल करेगा तब क्या होगा सोचकर उसका बदन ठंडा पड़ गया। वहीं दूसरी ओर रीन आराम से सो रही थी और कवि बेड पर बैठ उसके बदन को निहार रहा था। रीन के एक एक इंच को अपनी आंखों से स्कैन करते हुए कवि खुद से बोला, अब और नहीं रोकूंगा खुद को, मेरे बच्चों को और तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा। रीन की थाई के ऊपर देखते हुए कवि बेहिसाब तड़प के साथ बोला, मुझे ये करना होगा हनी, तभी मेरी बच्ची, मेरी लिटिल नरीन भी मेरी हो जाएगी। फिर हम पांचों साथ रहेंगे और मैं जल्दी तुम्हें एक छोटा कवि दे दूंगा। इतना सोच वो रीन के होठों की ओर बढ़ गया। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 22, लकी का गुस्सा। लकी के हाथों को नीचे जाता महसूस कर पिंकी को बेहद डर लग रहा था। उसका बदन सुन्न हो गया। ये तो सिर्फ लकी का हाथ और उंगलियां थी जिन्हें महसूस कर पिंकी सिसकने लगी। उसका बदन जल उठा, लकी की सख्त उंगलियों को इतनी नाजुक हिस्से पर महसूस करके। लकी के छूने भर से ये हाल हो रहा है तो लकी उसे हासिल करेगा तब क्या होगा सोचकर पिंकी का बदन ठंडा पड़ गया।
पिंकी को दीवार से सटाते हुए लकी अपना बॉक्सर उतार डार्क वॉइस में उसके सीने को काटते हुए बोला, बहुत शौक है ना पैसों के लिए नीचे गिरने का, दूसरों का बिस्तर गर्म करने का। आज रात तुम्हारी सारी गर्मी उतार दूंगा। अरे तुमसे अच्छी तो वो बाजारों औरतें होती। आगे की बात कहते हुए लकी रुक गया। उसे बहुत बुरा लग रहा था पिंकी की इंसल्ट करना, मगर उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। वही पिंकी की सांसें तेज हो गई अपने आप को बाजारों औरतों से कैंपर होता सुन। हाँ, उन औरतों की भी मजबूरी होती है, मगर लकी इतना बुरा कैसे हो सकता है? बिना पिंकी का कैरेक्टर जाने बिना वो इतनी घटिया बातें कैसे बोल सकता है? इतना सोच वो फफक कर रो पड़ी। वो रोते हुए कुछ बोल पाती तभी लकी अपने सख्त होंठ उसके मुलायम होंठों पर रखकर बेहद फोर्स के साथ चूमने लगा। पिंकी को मुंह ना खोलता देख उसे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए पिंकी के सोने को जकड़े हुए हाथ नीचे ले जाते हुए हॉट पैंट साइड हटा अपनी उंगलियों से छूते हुए अचानक फिंगर पिंकी में समाता है। आह माँ! पिंकी की एक चीख निकलने के साथ ही लकी उसके होंठों को कुतरते हुए अपनी फिंगर मूवमेंट तेज कर देता है। पिंकी के लिए ये सब बहुत नया और डरावना था। उसकी सांसें भारी हो गई थी लकी को हरकतें महसूस करके। लकी धीरे धीरे बहुत सॉफ्ट हो चुका था। उसे पिंकी की खुशबू बहुत पसंद आ रही थी। उसका बस चले तो पिंकी के बस जाए, कभी उससे दूर ना जाए। लकी के सामने बिना किसी पर्दे के इतनी सारी लाइट्स के बीच रहना पिंकी को बहुत अजीब लगता है। लकी के हाथों को महसूस कर बीतते वक्त के साथ उसकी आवाज़ें तेज हो रही थी, जो किसकी वजह से उनकी सांसों में घुलने लगी। मगर उसकी चीखें लकी को बहुत सुकून दे रही थी। नीचे पिंकी को सहलाते हुए लकी लगातार उसके होंठों को चूमते हुए एक हाथ से उसके राइट बदन को मसल रहा था। 10 मिनट बाद पिंकी को सांस लेने में दिक्कत होता देख वो जल्दी से पीछे हटकर अपने होंठ पिंकी के गले में धंसाकर चूमने और काटने लगता है। पिंकी को खड़े रहने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए मजबूरी में उसने लकी के कंधों को थाम लिया, जो महसूस करके लकी को सुकून मिल गया और पिंकी के सीने तक का सफर उसके होंठों ने तय कर लिया। पिंकी के गले से नीचे देख लकी अचानक उसके सीने को मसलते हुए दूसरे हाथ को नीचे बढ़ा देता है। पिंकी का बेदाग गोरा बदन लकी को हद से ज्यादा बेकाबू कर रहा था। वही पिंकी को लगता है आज उसकी जान निकल जाएगी। लकी बड़ी है बेरहमी से उसके सीने को दबाते हुए उसकी हॉट पैंट निकाल उंगलियों से गुस्ताखी करने लगा। धीरे धीरे नीचे पहुंच उसके पेट फिर कमर पर किस करते हुए उसके दोनों पैर अलग कर बेहद गहरी नजरों से पिंकी को देखने के बाद गर्दन उठा पिंकी को देखता है, जो रोते हुए खुद में सिमट रही थी। लकी के छूने से वो सिसक उठी। नीचे पिंकी को उंगलियों से मसलते हुए लकी बोला, ओफ इसे देख तो कोई भी मुंह मांगी कीमत दे देगा। सही में तुम्हारे नाम की तरह हो एकदम पिंक। उद्धरण चिन्ह। वही खुद के लिए इतनी घटिया बातें सुन पिंकी का बदन ठंडा पड़ गया और यहाँ लकी ने उसका एक पैर अपने कंधों पर रख पिंकी को होंठों में भर लिया। वही पिंकी के हाथ उसके कंधों पर कस गए। वही दूसरी ओर कभी एकटक सोती हुई रीन के पागलों की तरह घूरते हुए टेढ़ा मुस्कुराकर रीन के होंठों को दबोचने वाला था। बस 1 इंच की दूरी थी जैसे कभी तय कर पाता, तभी रीन का मासूम चेहरा देख वो रुक गया और धीरे से अपनी नोज उसके गालों पर रगड़ते हुए उसके होंठों पर धीरे से होंठ रख कभी क्यूट किसेस देने लगा, जिससे रीन की नींद नहीं खुलती। रीन बहुत थक चुकी थी और स्ट्रॉन्ग मेडिसिन भी ली है, इसलिए आराम से सोई है। कवि की आंखों में अजीब जुनून था। रीन के प्यारे चेहरे पर उंगली घुमाते हुए दूसरे हाथ से शर्ट ऊपर करने के बाद कवि शॉक हो गया। इसने अंदर कुछ पहना क्यों नहीं है, कहते हुए कवि उसके खुले सीने को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए अपनी ब्लैक शर्ट निकाल रीन की शर्ट के बटन खोल देता है। मेरे ट्विन बेबीज, कहते हुए कवि दोनों को प्यार से चूमकर एक बार रीन का प्यारा चेहरा देख बोला, तुम्हारी माँ बहुत खूबसूरत है। वॉट? नहीं, तुम्हारी माँ है इसलिए बोला, ज्यादा खूबसूरत नहीं है। कहते हुए वो रीन के चेहरे से नजरें हटाकर अपने धड़कते दिल को काबू करके दोनों बेबी को बहुत सारा प्यार करता है। कवि का बहुत मन था रीन को मसलने का, रीन की नींद भी मैटर करती है उसके लिए। कवि बहुत सावधानी से सब कर रहा था जिससे रीन को नींद न टूट जाए। अनजाने में है सही, कवि थोड़ा बदल रहा है जो बात उसे समझ नहीं आती। रीन के करीब होने से कवि कुछ पल में उसके सीने के बीच सर रखकर सो गया। होटल में आधे घंटे बाद पिंकी जोर जोर से चिखते हुए लकी को दूर हटाने की कोशिश कर रही थी, मगर लकी टच से मज नहीं होता। उसकी टंग और हाथ दोनों बेहद फोर्स के साथ पिंकी को सुकून और दर्द एक साथ पहुंचा रहे थे। आखिरी बार एक जोरदार चीख के साथ पिंकी के पैर कांपने लगे और आंखों से बेहिसाब आंसू बरस गए। पिंकी के लेग्स के बीच से लकी अपना चेहरा निकाल एक टेढ़ी मुस्कान देते हुए बोला, लेट द पनिशमेंट बिगिन स्वीट हार्ट। फिर उसके कांपते पैर देख लकी अपने होंठ और उंगलियों को लिक करके बोला, तुम तो कांप गई बेबी, लगता है किसी ने आज तक इतना खुश नहीं किया तुम्हें। खुद को छूते हुए पिंकी शर्म से पानी पानी हो गई। इनके छूने से हमारी बॉडी रिएक्ट कर रही थी, क्या हम मून कर रहे थे? लकी को देख पिंकी और लाल हो गई क्योंकि उसने कुछ नहीं पहना था। लकी की हालत देख पिंकी को ठंडा पसीना आने लगा। पिंकी को बेड पर फेंक लकी उसके ऊपर आते हुए बोला, हाँ बेबी, तुमने मौन किया, वो भी बहुत सेवाए।
और मेरी वजह से किया। कहते हुए लकी उसके पैरों के पास बैग दोनों को अलग करके खुद को लिटिल पिंकी पर महसूस करते हुए एकटक पिंकी की आंखों में देख रहा था। पिंकी सुनी आंखों से लकी को देख रोते हुए बोली, सुनिए आप मेरी रीनू को कुछ नहीं करेंगे ना। लकी जो अलग खुमारी में खोया था, पिंकी को अपने इतने करीब महसूस कर लकी को अब उसे हासिल करना था। पिंकी की बात सुन लकी बेहद असमंजस में देखते हुए बोला, कौन रीन? पिंकी अपने खुले उभारों को ढकते हुए बोली, हमारी दोस्त रीन जो फ्लावर शॉप में काम करती है। लकी को याद आया कल रात वो यही बात पूछने वाला था, तब तक पिंकी ने उसे किस कर लिया। अच्छा तो तुम्हारी दोस्त मेरे बॉस की पार्टनर है, पता लगाना पड़ेगा कौन है ये रीन। पिंकी को कुछ समझ नहीं आता। एक तो दोनों बिना किसी कपड़े के एक दूसरे की बाहों में समाये थे, ऊपर से लकी की बातें, वही दोनों के बदन नीचे से एक दूसरे से टकरा रहे थे, जिससे पिंकी खुद में सिमट रही थी। लकी की बात सुन पिंकी रोते हुए बोली, हम आपको सब कुछ दे रहे हैं तो फिर आप क्यों हमारी रेनू को परेशान करना चाहते हैं? हमारी इज्जत तक का सौदा हम उसे बचाने के लिए कर रहे हैं और आप? उद्धरण चिन्ह। लकी गुस्से में बोला, क्या किसे बचाने के लिए बेच रही हो खुद को? क्या तुम पैसों के लिए ऐसेक्स करने नहीं आई हो? पिंकी रोते हुए, हमें पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे बस मेरी रीनू को बचाना है, प्लीज उसे कुछ मत करना। इतना कह पिंकी हाथ जोड़कर सिसकने लगी। लकी अपने बाल खींचते हुए मन में ओनो में क्या सोच रहा था। उसे बहुत गिल्ट फील हो रहा था, आखिर उसने पिंकी को गलत कैसे समझ लिया। वही पिंकी को लगता है लकी गुस्सा हो रहा है, इसलिए बिना सोचे समझे लकी को खुद में पुश करने लगी, जो महसूस कर लकी अचानक उसका हाथ पकड़ पीछे हो गया। पिंकी उसे हैरानी में देख रही थी। लकी उससे नजरें चुराते हुए बोला, तुम्हारी दोस्त को कुछ नहीं होगा। जो सुन पिंकी खुश हो गई, मगर लकी की बातों ने उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी। वही लकी सोफे पर पड़ा ब्लैक टॉवल लपेट पिंकी को कपड़े देते हुए बोला, कपड़े पहन लो, ठंड लग जाएगी। पिंकी कपड़े पहनते हुए लकी को देखती है जो खिड़की से चांद को निहार रहा था। अजीब कहीं के इंसान खिड़की के पास खड़ा करके पता नहीं क्या कर रहे थे। तब नहीं एहसास हुआ कि हमें ठंड लग जाएगी, एक तो हमने कुछ नहीं पहना था और इनके होठों को वहां महसूस करके पहले हमें बहुत गुदगुदी हुई, बाद में बेहद दर्द हुआ। ड्रैकुला कहीं के। उद्धरण चिन्ह। कपड़े पहन लड़खड़ाते कदमों से अपना क्लच ढूंढ पिंकी उसमें से पैसे निकाल लकी को आवाज देते हुए बोली, सुनिए। लकी पीछे मुड़ पिंकी से नजरें चुरा रहा था, जो पिंकी को बड़ा अजीब लगता है। लकी की ओर पैसे बढ़ाते हुए वो आगे बोली, आपके 60,000 बाट पूरे पैसे हैं सर। लकी अपनी जगह पर जम गया। पिंकी को जलील करना, उसके बदन का मजाक उड़ाना याद करके उसकी आंखें नम हो गई। लकी किसी के लिए नहीं रोया, उसने कभी एक कतरा अपने परिवार तक के लिए नहीं बहाया था, और आज इस लड़की के लिए अपनी आंखें नम होता देख वो समझ गया पिंकी उसकी चाहत नहीं मोहब्बत बन चुकी है। पर अपनी ही मोहब्बत को कोई कैसे जलील कर सकता है। लकी को हाथ आगे ना बढ़ाता देख टेबल पर पैसे रख पिंकी लड़खड़ाते कदमों से बाहर जा रही थी। पिंकी की ऐसे हालत का जिम्मेदार लकी खुद है, उसे बेहद गिल्ट हो रहा था। दरवाजे के पास पहुंची पिंकी को अचानक बाहों में भरते हुए लकी बोला, पिंकी क्या तुम पैसों के लिए कभी किसी के साथ? लकी की कल और आज की बातों से पिंकी समझ गई थी, लकी उसे घटिया लड़की समझता है, मगर पिंकी उसे एक्सप्लेन करना भी नहीं चाहती वो अच्छी है या बुरी। उसे तो बस अपनी जान रीन को बचाना था। पिंकी रोते हुए लकी का हाथ धीरे से हटाते हुए बोली, हम गरीब जरूर हैं मगर बिकाऊ नहीं। बेशक हम जिस्म बेचकर बहुत पैसे कमा सकते हैं, आपके जैसे बहुत बिजनेसमैन ने खरीदना चाहा, मगर अपनी इज्जत से कीमती मेरे लिए कुछ नहीं है। रीन खतरे से बाहर, शायद इसलिए पिंकी इतना बोल पाई थी। पिंकी लकी के हाथों से अपना हाथ छुड़वाकर बिना देरी किए आंसू पोंछ भाग गई, और यहाँ लकी बेसुध सा दरवाजे से टिककर बैठ गया। गुस्से में क्या क्या नहीं कहा उसने आज पिंकी से। लकी बिना किसी इमोशन के दिल में बेहिसाब दर्द लिए बेड और दीवार से टिककर बनाए दोनों के हसीन पल याद करके सुकून महसूस करता है, मगर अपनी घटिया बातें याद करके एक आंसू की बूंद उसकी आंखों से बरस गई। होटल से निकलते हुए पिंकी अपने आंसू पोंछ खुद से बोली, सब अमीर लोग एक जैसे होते हैं, एक नंबर के घटिया। तभी किसी सी टकराने की वजह से पिंकी जमीन पर गिर पाती कि एक हैंडसम लड़का उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। पिंकी उससे दूर होते हुए कुछ बोलने वाली थी, पर वो लड़का उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए सिकपकाकर नजरें हटाते हुए बोला, देखकर नहीं चल सकती क्या? पिंकी रोते हुए, माफ कर दीजिए सर। पिंकी की आवाज सुन वो लड़का अपनी जगह पर जम गया। तभी देव अपने फोन में देखते हुए उनकी ओर आते हुए बोला, इतनी देर क्यों लग रही है? समंथा की फाइल्स दो। देव को अपने सामने देख पिंकी बहुत डर गई और बिना देरी किए वहां से भाग गई। पीछे मुड़ पिंकी को वहां ना देख देव का असिस्टेंट डरते हुए उसके लिए कार का गेट खोलता है। अगली सुबह रीन अंगड़ाई लेते हुए उठती है, मगर खुली शर्ट से बाहर झांकते हुए अपने लाल सीने को देख वो बहुत डर गई। कभी अर्जेंट वक्त था इसलिए जल्दी कंपनी निकल चुका था। रीन और अपने बच्चों को सुबह सुबह उसने बहुत प्यार किया था, शायद इसलिए रीन के सीने में बहुत दर्द था।
आज लीला और मिस्टर सरावत की कोर्ट मैरिज है मगर रीन कॉलेज जाने का सोचती है। आखिर सब कुछ उसकी मर्जी के खिलाफ हो रहा था। तारांकन क्या होगा जब कवि देखेगा किसी लड़के को रीन को प्रोपोज करता देख। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 23, मेरी रीन का नाम कैसे लिया। अब आगे। रीन आज बहुत उदास थी। लीला की खुशी उसके लिए बहुत मायने रखती थी, मगर कवि की धमकी नजरअंदाज करना बेहद बुरा साबित हो सकता था। कवि की आज तक कही सभी बातें याद करते हुए रीन की बॉडी पत्थर की तरह जम गई। शर्ट थोड़ी साइड करके अपने गले से नीचे दांतों और उंगलियों के निशान देख रीन डरते हुए शर्ट पहन वॉशरूम भाग गई। शावर लेते वक्त रीन रोते हुए खुद से कहती है, क्या मिस्टर सरावत मेरे रूम में आए थे? कहीं उन्होंने कुछ किया तो नहीं? आखिरी बात कहते हुए नीचे छूकर दर्द न महसूस करके उसकी जान में जान आती है। जिस हिसाब से कवि की हरकतें हैं रीन का उल्टा सीधा सोचना जायज है। कवि की कड़वी बातें रीन को अंदर से चोट पहुंचाने का काम करती थी, मगर कवि ठहरा बदतमीज। उसने कभी अपने डेट की फीलिंग्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। रीन तो उसकी जरूरत और अपनी जरूरत का इस्तेमाल वो अच्छे से कर रहा है। बाथरूम से बाहर निकल कपड़े पहन रीन कवि के दांतों के निशानों पर दवाई लगाते हुए रो पड़ी। आप बहुत बुरे हैं मिस्टर सरावत। हर अमीर आदमी बहुत बुरा होता है। मुझे नफरत है आप सबसे। ब्रेकफास्ट के वक्त रीन किसी से बात नहीं करती। क्या कहती रीन अपनी माँ से कि एक अमीरजादे की फिजिकल नीड बन चुकी है। सियाजी उसकी उदासी भाग चुकी थी मगर कुछ पूछती नहीं। उन्हें पता है रीन का मन जब हल्का होगा तब बता देगी। नकुल के साथ नहीं जाएगी बेटा? सियाजी रीन को आवाज लगाते हुए बोली। बैग पैक करते हुए रीन बोली, नहीं माँ, हमारी वजह से उसे तकलीफ होगी तो। रीन का अजीब जवाब उनके सिर के ऊपर से गया। सियाजी को पता होता कि नकुल बेहद अमीर खानदान का वारिस है तो दोनों की दोस्ती तुड़वा देती। ऐसा सोच रीन उन्हें कुछ नहीं बताती। रीन के जाते ही कुछ पल बाद नकुल उसे आवाज देने लगा। रीन से नाराज रहना उसके बस में नहीं था। आखिर इस नाराजगी की वजह तक वो सही से नहीं जानता। रीन चली गई है ये बात सुन उसे बहुत गुस्सा भी आता है और बुरा भी लगता है। माना 2 दिनों से उसने रीन से अच्छे से बात नहीं करी मगर रीन ने एक बार भी कोशिश नहीं की उसकी नाराजगी की वजह पूछने की। मीटिंग रूम। करीबन 20 बिजनेसमैन उस रूम में मौजूद प्रोजेक्टर पे चल रहा प्रेजेंटेशन देख रहे थे। लकी की गैरहाजिरी में कवि को सब कुछ काम संभालना पड़ा। अपनी हनी और बच्चों को दूर छोड़कर आना पड़ा, इसलिए वो बेहद गुस्से में था। बड़ी सी प्रोजेक्टर स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन चल रहा था, मगर कवि तो रीन के साथ बिताई सुबह की मदहोश यादों में गुम हो गया। कुछ घंटों पहले कवि की नींद धीरे धीरे खुलने लगी। ये पीलो इतना सॉफ्ट कैसे हो गया? और ये क्या चुभ रहा है? सोचते हुए कवि गर्दन उठा धीरे से आंखें खोल सामने रीन के खुले सीने को देख मुस्कुरा दिया। आह, मेरे प्यारे ट्वीन बेबीज और उनकी मम्मा से सॉफ्ट कौन हो सकता है? कहते हुए कवि एकटक उसके प्यारे चेहरे को घूरने लगा। पर वो चुभने वाली चीज क्या थी? सोचते हुए उसकी नज़र रीन के निप्पी पर टिक गई। उसके बेबीज की नोच कितनी रेड है? सोचते हुए कवि ने उन्हें होंठों में भर लिया और धीरे धीरे सक करते हुए राइट साइड प्रेस करने लगा। रीन की करीबी उसे बहुत सुकून पहुंचाती थी और सबसे ज्यादा सुकून उसे अपने बच्चों को प्यार करते हुए मिलता था। आधे घंटे तक कवि रीन के दोनों बीबी को हल्के हाथों से दबाते हुए धीरे धीरे सक करता है जिससे रीन की नींद न खुल जाए। रीन उसकी ऐसी जरूरत बन चुकी थी जिसके बिना कवि अपनी लाइफ भी इमेजिन नहीं कर सकता। ना जाने कितनी देर कवि उसके प्यारे से चेहरे को बेहद सनक के साथ घूरते हुए उसके दोनों गालों को किस करते हुए सक करता है। रीन उठ जाओ जल्दी, प्रेम धीरे से बोला। इसने मेरी रीन का नाम कैसे लिया? बेड से उठाकर प्रेम का मुंह तोड़ेगा ऐसा सोच कवि दरवाजे की ओर बढ़ने वाला था तभी, नहीं मेरी बेबी सोई है, उस लड़के को मारूंगा तो उठ जाएगी। सोच कवि रीन से सीने में मुंह धंसा किसी छोटे बच्चों की तरह उन्हें चूमने लगा। रीन क्यों बोल रहा है? सिस्टर रीन बोलना चाहिए ना। फिर एक साइड बेहद फोर्स के साथ सक करते हुए, और यहाँ से मिल्क क्यों नहीं आ रहा? मुझे मेरा मॉर्निंग मिल्क चाहिए। कहते हुए कवि दोनों बेबी पर दबाव बनाने लगा और साथ है उसके होंठ एक साइड बराबर पकड़ जमाए थे। कवि के निचोड़ने से रीन का बदन लाल हो चुका था। वो कराहते हुए आंखें मिचने लगी। आह, इट्स हर्टिंग। रीन की नींद न टूट जाए इसलिए कवि वहां सहलाने लगा तो रीन नींद के आगोश में चली गई। क्या आवाजें हैं तुम्हारी मोम की? 3 बच्चों की माँ होते हुए भी बिल्कुल बच्चों जैसी आवाजें हैं इसकी। आह, कहते हुए कवि रीन की थाई सहलाते हुए अचानक लिटिल रीन को छू लेता है। रीन ने बेशक कपड़े पहने थे, मगर ये पहली बार था जब कवि ने अपनी बेबी को वहां छुआ था। रीन को रब करते हुए कवि खुद को और रीन को प्यार करते हुए इमेजिन करने लगा। जहां रीन रोते हुए कवि को दूर हटा रही थी और कवि उसका दर्द एंजॉय करते हुए अपनी स्पीड बढ़ा रहा था। मिस्टर कविन, हम आपसे कुछ रहे हैं, एक बिजनेस पार्टनर बोला जो कवि से बेहद जलता था। और यहाँ कवि गुस्से में भर गया। उसे अपनी हनी के ख्यालों से बाहर निकालने की जरूरत किसने की? क्या आपको हम फालतू लोग? बिजनेसमैन की बात पूरी नहीं हो पाई और सबकी चीख निकल गई।
एक गन शॉट के साथ गोली उस बिजनेसमैन के माथे के बीचों बीच लगी और सब तरफ दहशत फैल चुकी थी। कवि अपनी खूंखार आवाज में कहता है, किसी और को कुछ प्रॉब्लम? सभी अपनी जान बचाते हुए ना में जवाब देकर गर्दन झुका लेते हैं। उन्हें एक डेड बॉडी के बीच बैठना किसी भयानक सदमे की तरह प्रतीत हो रहा था। कवि आंखें खोल सबको एक लुक देता है, जैसे कह रहा हो, सामने देखो नहीं तो। उसकी आंखें देख सभी सामने देखने लगे। वही कवि दोनों हाथ सर के पीछे टीका रीन की यादों में खो गया। उसका हैंडसम फेस देख कोई कह नहीं सकता उसने 2 मिनट पहले एक आदमी को नर्क पहुंचाया है। वही दूसरी ओर लकी जमीन पर सो गया था। कल रात पिंकी को जलील करना उसे 1000 मौत मार रहा था। नींद खुलने के बाद बेड पर लेट पिंकी की मौजूदगी का एहसास खुद में समाते हुए लकी कहता है, मैं नहीं जानता ये फीलिंग क्या है। तुम्हारे आंसू देख मेरा दिल क्यों दुखने लगा, मैं नहीं जानता। तुम मेरी हो पिकाशी। आंखें बंद करते ही पिंकी के साथ बिताए लम्हे याद करके लकी मुस्कुरा दिया। पिंकी को देखना, उसके होंठों को चूमना, उसके नायाब जिस्म को हाथों में भर के मसलना, दांतों से काटना और उसकी पिंकी जो असलियत में बेहद पिंक है उससे याद करते हुए लकी को गर्मी महसूस होने लगी। कितना प्यारा चीखती हो बेबी तुम, कहते हुए वो शावर लेते वक्त पूरे टाइम पिंकी की आहें याद करने लगा। कैसे उसकी लिटिल पिंकी को छूते ही पिंकी कांपने लगी थी और रिलैक्स होने के बाद उसकी वो मदहोश आंखें और कांपते पैर उसके सेटिस्फैक्शन का सबूत थे। नकुल गुस्से में सॉफ्ट ड्रिंक की केन मुट्ठी में भींचकर रीन और शिवान का हंसते हुए बातें करना याद करके अजीब तरह की फीलिंग से रूबरू हो रहा था। शिवान आज कॉलेज नहीं आया था और नकुल को रीन के साथ बात करनी थी। आखिर क्यों वो नकुल को नहीं मनाती जबकि नकुल उसका इकलौता मेल बेस्ट फ्रेंड है। रीन कैंटीन में पहुंच पिंकी से बातें करने लगी। वही नकुल उसे एकटक घूरे जा रहा था। पिंकी का उतरा हुआ चेहरा देख रीन बोली, आपको क्या हुआ है और आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? नकुल परेशान होते हुए पिंकी को देखकर बोला, क्या हुआ है पिंकी तुम्हें? पिंकी क्या ही बताए उन्हें, किसी की फियांसी होने के बावजूद उसने कल एक लड़की के साथ ना जाने क्या कुछ नहीं किया। अगर लकी नहीं रुकता तो पिंकी अपना सब कुछ गवा बैठती। लकी के छूने से उसकी बॉडी ने रिएक्ट किया, उसका बदन कांप उठा, यही गिल्ट उसे अंदर से परेशान कर रहा था। क्या हुआ है दे दो, रीन बोली। पिंकी ने कहा, कुछ नहीं रीनू, वैसे तुम दोनों के बीच इतनी गर्मा गर्मी क्यों? सारा और नकुल की नजरें मिली। सारा को नजरें चुराते देख नकुल का दिल जल उठा। ओ तो अब नया दोस्त मिलने से नजरें चुराई जा रही है। क्या मैं उस लायक भी नहीं रहा जो तू मुझे देख सके? पिंकी कॉल रिसीव करने के लिए बाहर निकल चुकी थी। एक आंसू की बूंद रीन की आंखों से गिरने के साथ वो रुआसी आवाज में बोली, तुम्हारी दोस्ती के लायक तो मैं नहीं हूँ। रीन के पास चेयर खींचकर बैठते हुए नकुल बोला, अच्छा तो शिवान की दोस्ती अच्छी लगने लगी तुझे? उद्धरण चिन्ह। रीन के हाथों पर नकुल की पकड़ बेहद मजबूत थी। आह नकुल, दर्द हो रहा है। नकुल हाथ पीछे लेते हुए कुछ कहता तभी रीन बोली, 2 दिन से देख रही हूँ ठीक से बात नहीं करते हो, गुस्से में देखते हो जैसे मैंने तुम्हारा गार्डन तोड़ दिया हो। और शिवान क्यों लगा कर रखा है? वो तुम्हारा भाई है इसलिए दोस्ती करनी पड़ी, वरना मुझे अमीर लड़कों से दोस्ती करना पसंद नहीं है। नकुल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। क्या कहा तू शिवान से दोस्ती नहीं करना चाहती थी? रीन को समझ नहीं आता ये नकुल इतना उछल क्यों रहा है। रीन बस हाँ में गर्दन हिलाते हुए प्रैक्टिस रूम में चली गई और नकुल बेहद खुश हो गया। प्रैक्टिस के दौरान नकुल बेहद प्यार से रीन के साथ बातें कर रहा था। रीन को भी अच्छा लगता है नकुल को नॉर्मल हुआ देख। कुछ देर प्रैक्टिस करके नकुल घर चला गया और रीन अपनी क्लास अटेंड करने। छुट्टियां शुरू होने वाली थी, एग्जाम्स खत्म हो चुके थे, फिर भी रीन लेक्चर अटेंड करने चली गई क्योंकि उसे पढ़ाई से बहुत प्यार था। शाम हो चुकी थी, रीन अभी भी क्लासरूम में मौजूद थी। वही कुछ लड़के उसे बहुत बुरी तरह से घूर रहे थे। कुछ तो रीन के साथ खुद को इमेजिन भी करते थे, मगर नकुल के होते हुए ये पॉसिबल नहीं था। कॉलेज से बाहर निकलते हुए रीन का मैसेज, आई एम अराइविंग टुमारो प्रिंसेस, देख रीन खुश हो गई। तभी एक लड़का अचानक रीन के सामने घुटनों के बल बैठकर कहता है, रीन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव योर नरम, प्लीज मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लो। हम दोनों प्यार से रहेंगे और हमारे बच्चे भी होंगे जो बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यारे प्यारे होंगे। रीन तो अपनी जगह भूत बनकर खड़ी थी। बच्चों का नाम सुनकर उसकी सांसें भारी हो गई और कवि की खौफनाक बातें उसके दिमाग में घूमने लगी थी। कवि पिछले 20 मिनट से कार से टेक लगाकर रीन का इंतजार कर रहा था। किसी लड़के को अपनी जरूरत को फूल देता देख उसका गुस्सा फूट पड़ा और लड़के की बातें सुनकर तो कवि का खून मानो जलने लगा था। मेरी बेबी के बच्चे मेरे साथ होंगे तारांकन मिने। कवि को बहुत गुस्सा आ रहा था। रीन के साथ किसी और लड़के को इमेजिन करना उसे 1000 मौत मार रहा था। उसका बस चलता तो अभी सबके कान जलाकर फेंक देता। आखिर सबने सुनी थी लड़के की बात। वही तो रीन कवि की दिल दहला देने वाली धमकियों को याद कर रही थी। तभी वो लड़का अचानक उसके गले पर गया और यहाँ कवि का हाल बहुत बेहाल हो गया। दूर हट मीने, मेरे बेबी दब जाएंगे। कवि फोन पर एक मैसेज टाइप करते हुए खुद से बोला, तुझे बहुत शौक ही ना दूसरे मर्दों के गले पड़ने का।
ऑल राइट, अब तू उस कविन सरावत को देखेगी जिसकी हैवानियत से पूरा देश कांपता है। रीन तो बिल्कुल भूत बनी खड़ी थी और वो लड़का उसे बाहों में जकड़े। दूर हट, कहते हुए पिंकी ने उस लड़के को धक्का दिया। उनका हाथ 20 सेकेंड चला था, मगर कभी रीन को इस गलती की सजा लगभग 3 घंटे देगा सोचकर दांत पीस लेता है। फोन पर आया मैसेज देख 2 मिनट के अंदर वो लड़का वहां से भाग गया। पिंकी रीन से कुछ कहती तभी कवि का मैसेज देख रीन की जान हलक में अटक गई। एक पेड़ के पास कवि की गाड़ी खड़ी देख रीन डर के मारे कांपने लगी थी। पिंकी को बहाना देकर हॉस्टल भेजकर रीन कवि को देखती है जो अपनी खा जाने वाली नजरों से उसे घूर रहा था। कवि की सुलगती आंखों में रीन को अपनी मौत और जिस्म का दर्द साफ साफ दिखाई दे रहा था। कवि का मैसेज, बिना देरी किए कार में आकर बैठ, बड़ा शौक है दूसरे मर्द के गले पड़ने का, बी रेडी फॉर पनिशमेंट। देखकर रीन की जान हलक में आ गई और वो रोते हुए नाम में गर्दन हिलाने लगी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 24, उसने इन्हें छुआ कैसे, गुस्से में पागल कवि। अब तक हमने देखा कवि का भेजा हुआ मैसेज, बिना देरी किए कार में आकर बैठा, बड़ा शौक है दूसरे मर्द के गले पड़ने का, बी रेडी फॉर पनिशमेंट। मैसेज देखकर रीन की जान हलक में आ गई और वो रोते हुए नाम में गर्दन हिलाने लगी। अब आगे रीन को नाम में गर्दन हिलाता देख कवि को बहुत गुस्सा आया। उसका मन करता है रीन को अभी जान से मार दे। कैसे ये लड़की सरेआम एक लड़के में गले चिपक गई? क्या इसे शर्म नहीं आती? क्या इसने कवि की धमकी इग्नोर कर दी? क्या इसे नहीं पता कवि कितना खतरनाक है कि अभी उसका आर पे करके कहीं फेंक देगा? कवि बेहद पागल आदमी है। उसे जब जब गुस्सा आता है वो सामने वाले की बात सुने बिना उसे ऊपर पहुंचा देता है। पूरा थाईलैंड उसके गुस्से से कांपता था। रीन बखूबी जानती है कवि कैसा आदमी है। इतना हैंडसम होने का क्या फायदा जब इस हैंडसम फेस के पीछे शैतान छिपा है। कवि की बदतमीजी रीन 3 साल पहले देख चुकी है, जब कवि ने बीच पार्टी में इतने सारे लड़के लड़कियों के बीच रीन के कपड़े फाड़ दिए थे। उसके साथ सरेआम जबरदस्ती करनी चाहिए थी। हॉस्टल वॉशरूम से निकलते हुए पिंकी मिरर के सामने खड़ी होकर गाना गुनगुनाने लगी। तभी किसी की उंगलियों की छुअन अपने पेट पर महसूस करके पिंकी पीछे मुड़कर लकी को देख चौंक गई। उस रात दोनों के बीच क्या कुछ नहीं हुआ था। उनके हार्ड फोर प्ले की गवाही पिंकी की चीखें थी। दोनों एक दूसरे की बाहों में बिना किसी कपड़े के थे। जहां लकी अपना मेन पार्ट पिंकी में एंटर करने वाला था, ये सब सोचकर पिंकी बहुत सहम गई। पिंकी को खुद से दूर जाता देख उसे पीछे से बाहों में भरते हुए लकी मदहोश आवाज में बोला, पता है पिंकी कितनी देर से वेट कर रहा हूँ, और तुम इतनी देर तक अकेले नहा रही थी। पिंकी रोते हुए, प्लीज छोड़िए दर्द हो रहा है। आह। लकी के हाथ पिंकी के सीने पर थे। पिंकी को अपनी ओर घुमाते हुए लकी उसे बैग पर बिठाते हुए बोला, कहाँ दर्द हो रहा है तुम्हें? बोलो बेबी। लकी की घटिया बातें, तुमसे अच्छी तो वो बाजारों औरतें होती है। याद करके पिंकी की आंखें बरसने लगी। पिंकी को रोता देख लकी परेशान होते हुए बोला, बोलो ना बेबी, कहाँ दर्द हो रहा है? मुझे फिक्र हो रही है। पिंकी को कुछ न बोलता देख लकी को गुस्सा आया। लकी ने उसका जबड़ा दबा दिया। पिंकी, आह यहाँ बीबीस पर रहा। लकी टेढ़ा मुस्कुराते हुए पिंकी की नाइटी खोल देता है। पिंकी पिंक कलर के अंडरगारमेंट में उसके सामने थी। कल की मदहोश रात लकी की आंखों के सामने घूमने लगी। लकी शर्ट उतारते हुए बोला, बेबी मुझे तुम्हारे साथ वो सब करना है। पिंकी की ऊपरी बॉडी से आखिरी कपड़ा हटाते हुए लकी डाक आवाज में, चिल्लाना मत बेबी, नहीं तो। पिंकी कुछ नहीं कहती। लकी का कसा हुआ बदन देख उसकी हवाया उड़ गई। लकी कितना जंगली है पिंकी कल रात देख और महसूस कर चुकी थी। लकी उसके लाल हो चुके परफेक्ट बेदाग गोरे जिस्म को मुंह में भरते हुए बोला, आह ये कितने सॉफ्ट है बेबी, लव देम। लकी के होंठों को सेंसिटिव एरिया पर महसूस करके पिंकी चिहुक उठिया। पिंकी के लाल हो चुके चेहरे को देखते हुए लकी ने कहा, तुम्हें याद है पिंकी कल रात हम दोनों किस हालत में थे? कैसे तुमने अपने कपड़े उतार दिए और मेरे सामने बिना किसी पर्दे के खड़ी थी? कैसे मैंने तुम्हारे मुलायम होंठों को चूमा था, दीवार से सटाकर तुम्हारी एक टांग अपने कंधे पर रखकर यहाँ अपने होंठों को रख दिया और तुम्हारे भरने लगी थी। तुम अपने नाम की तरह एकदम पिंक हो बेबी, बहुत पिंक। मेरा मन कर रहा था रात भर तुम्हें वहाँ चूमता रहूं, अपने लबों से तुम्हें रात भर सुकून। लकी की बातें सुन पिंकी शर्मसार हो गई और उसके होंठों पर हाथ रखते हुए नामे गर्दन हिलाने लगी। याद आया बेबी, पिंकी बसों में गर्दन हिलाती है। तुम्हें कैसा लगा था पिंकी? बोलो ना, कैसा लगा जब मैंने उंगलियों से तुम्हें बहुत आराम पहुंचाया था? तुम्हारी आहें, तुम्हारे कांपते पैर तुम्हारे सेटिस्फैक्शन की गवाही थे। पिंकी का शर्म से लाल पड़ा चेहरा देख लकी उसे ज्यादा परेशान ना करते हुए उसके सीने में मुंह छिपाते हुए दोनों उभारों को बारी बारी काटने लगा। पता नहीं रात के किस पहर पिंकी के सीने में मुंह धंसाकर सो गया। रीन को कहीं खोया देख कवि को गुस्सा आ गया। उसने कार स्टार्ट करते हुए रीन की ओर बढ़ा दी और गेट खोल दिया। कवि की गुस्से में जलती हुई लाल आंखें देखकर रीन का बदन कांप गया। कवि डरावनी आवाज में, दिखाई नहीं देता तुझे अंदर बैठने को बोल रहा हूँ।
रीन बिना देरी किए कार में बैठ गई। कवि उसकी ओर झुकने लगा। कवि का हैंडसम चेहरा रीन के नाजुक चेहरे के बेहद करीब था, इतना कि दोनों की सांसें आपस में घुलने लगी थी। रीन का ऊपर नीचे हो रहा सीना कवि के ब्रॉड मस्कुलर सीने से टकरा रहा था। कार का डोर बंद करने के बाद कवि ने कार बहुत स्पीड में दौड़ा दी। रीन अपनी गर्दन नीचे करके सुबक रही थी। उसे अपने नाजुक सीने के लिए डर लग रहा था, क्योंकि कवि का पहला शिकार हर बार वही बनते हैं। कवि का क्या कहना, उसका मन कर रहा था रीन के सीने को अभी इसी वक्त जिस्म से अलग करके फेंक दे। उस लड़के का टच अपनी बेबी की बॉडी पर उसे बर्दाश्त नहीं होता। अपना गुस्सा बर्दाश्त न कर पाने की वजह से एक साइड कार रोकते हुए कवि गहरी सांसें लेने लगा। सुनसान सड़क पर कार रुकता देख रीन ने रोते हुए कवि को देखा तो डर के मारे कांपने लगी। कवि का हैंडसम फेस गुस्से में लाल हो चुका था। माथे पर फैले हुए बाल, हाथों की उभरी हुई नसें और गुस्सा रोकने के लिए गहरी सांसें लेते देख रीन समझ गई कवि आज उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। रीन कार का गेट खोलने के बाद बाहर भाग पाती तभी उसे कार में खींचते हुए दरवाजा जोर से बंद करके कवि चिल्लाया, मुझसे दूर जाएगी? बहुत शौक है हनी मुझसे दूर जाने का। रीन रोते हुए कुछ कहना चाहती थी, मगर कवि की सांसें अपने होंठों पर महसूस करके जोर जोर से रोने लगी। कवि को उसके रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी आंखों के सामने बार बार रीन और उस लड़के का गले लगना याद आ रहा था। रीन का चेहरा मुट्ठी भींचते हुए कवि गुर्राया, बहुत शौक है ना दूसरे मुंह से अपने जिस्म को रगड़ना। बहुत गर्माहट महसूस हुई होगी उसके गले लगकर। रीन दर्द सहते हुए बोली, आहे कविन छोड़िए, दर्द हो रहा है। कवि शैतानी मुस्कान मुस्कुराते हुए रीन की जों को दबाते हुए कहता है, दर्द हो रहा है? फिर उसके सीने को एक हाथ में जकड़ते हुए बोला, अब दर्द हुआ? कवि की खौफनाक आवाज सुनकर रीन रोते हुए बोली, आहे दर्द हो रहा है। उसके जबड़े से हाथ हटाते हुए कवि ने दोनों बेबी को दबाते हुए कहा, उसने इन्हें छुआ कैसे? उसकी चिस्ट मेरे बच्चों से दब गई थी और तूने क्या किया, उसे बाहों में भर लिया। तुझे मजा आता है जब कोई इन्हें दबाता है? रीन रोते हुए, आह हमने उन्हें गले नहीं लगाया। आह। कवि गुस्से में रीन की शर्ट उतारते हुए बोला, गले नहीं लगाया पर तूने उसे दूर भी नहीं किया हनी। कवि की बात सही थी। रीन बहुत डर चुकी थी। अपनी घबराहट के चलते वो उस लड़के को खुद से दूर भी ना कर सकी। रीन के दोनों उभारों को इन्हें के ऊपर से मसलते हुए कवि डार्क वॉइस में बोला, तुम मेरी सोच से भी घटिया निकली। इतने लोगों के बीच सरेआम उस लड़के से, छी। कवि की बातें सुनकर रीन कुछ नहीं कहती, बस सुबकने लगती है। उसे पता है कवि से कुछ कहेगी तो कवि 1 मिनट नहीं लगाएगा उसकी मासूमियत कुचलने में। रीन को रोता देख कवि को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके चेहरे के पास पहुंच कवि मदहोश आवाज में बोला, बहुत हो गया अच्छी बच्ची बनने का नाटक। तू पहले से ही दूसरे लड़कों के साथ सुत चुकी होगी, फिर भी ये कविन सरावत तुझे एक चांस देता है। बता तेरी कीमत क्या है? मेरे मिस्ट्रेस बन जा। इस अमीरजादे की मिस्ट्रेस बनने से अच्छा रीन मरना पसंद करेगी। कवि की घटिया बातें सुनकर रीन को अपनी माँ का दर्द याद आ गया। ऐसे ही अमीरजादों ने उन्हें नोचने के बाद पैसे ऑफर किए थे। कवि की घटिया बातें सुनकर उसके सब्र का बांध टूट पड़ा और वो रोते हुए बोली, बस करिए आपके मन में जो आया आप बोले जा रहे हैं। इतने दिनों से बिना कोई रिश्ता होने के बावजूद हमारे करीब आते हो, गंदी गंदी बातें करते हो, यहाँ वहाँ छूते हो। रीन की बात सुनकर कवि को गुस्सा आया। उसके बाल मुट्ठी में भींचते हुए कवि चिल्लाया, क्या कहा कोई रिश्ता नहीं है? ऑल राइट, तुम्हारी सिस्कियाँ हमारे रिश्ते का सबूत बनेगी। जब मैं तुम्हारे जिस्म के अंदर दाखिल होते हुए तुम्हारी चेहरे को खून के आंसू रुलाऊंगा, तब हमारा रिश्ता बनेगा। तेरी कीमत बता लड़की, वरना क्या करेंगे आप? ज्यादा से ज्यादा मुझे बेड पर टॉर्चर करेंगे, मेरी बॉडी के साथ खेलेंगे। और क्या कहा आपने? मेरी कीमत बताओ। आप हमें बाजारों समझते हैं ना, मगर ये बाजारों लड़की अपना जिस्म आपके साथ नहीं बांटेगी। नरीन, कवि अपना हाथ रोक लेता है जो रीन को थप्पड़ मारने वाला था। रीन रोते हुए कवि को देख रही थी। उसकी लाल आंखें देखने के बावजूद रीन बिल्कुल नहीं डरती। रीन चिल्लाए, रुक क्यों गए आप तो कविन सरावत है। मारिए मुझे, आर पे कर लीजिए मेरा। आपको मेरी परमिशन की जरूरत क्यों है? आपके पीछे देश की सभी लड़कियां पागल है तो उनके साथ। रीन की बातें सुन कवि का दिल धक्का सा रह गया। मेरी हनी के साथ जबरदस्ती वो सब, मगर रीन और लड़के का गले लगना याद करके कवि उसकी इन नीचे करके निष्पी को 2 उंगलियों के बीच मसलते हुए बोला, तेरी इजाजत कौन मांग रहा है लड़की? मैं चाहूँ तो अभी तुझमें जबरदस्ती दाखिल होकर पूरी रात इस लिटिल रीन को टेस्ट करूंगा, इसमें समाये रहूंगा। तेरी इजाजत जरूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब मैं तुझमें समाऊंगा तू मेरा नाम लेकर चिल्लाए, तेरी आंखों में मुझे हासिल करने की चाहत हो, तेरे जिस्म का कतरा कतरा मेरे नाम की गुहार लगाए, तेरा बदन तड़प उठे मुझे खुद में महसूस करने के लिए, इसलिए तेरी इजाजत जरूरी है। दोनों की आंखें टकराई। जहां कवि की आंखों में एक आग थी रीन को हासिल करने की। रीन अपनी आवाज में एक दर्द लेते हुए कवि के हाथ अपने दोनों खुले सीने पर रखते हुए बोली, एक बाजारों लड़की से इजाजत नहीं मानते मिस्टर कविन। आइए, आपको जो चाहिए ले लीजिए।
रीन को स्कर्ट खोलता देख कवि का गुस्सा फूट पड़ा। ये लड़की खुद को बाजारों कैसे कह सकती है, और ये क्या करने जा रही है? क्या ये चाहती है मैं इसके साथ से करूं? रीन का खुद को बाजारों कहना कविन को बहुत गुस्सा दिलाता है। उसका गला दबाते हुए कवि दहाड़ा, इस बार बोल दिया, आगे से खुद के लिए इस घटिया वर्ड का इस्तेमाल किया तो जान से मार दूंगा। रीन को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वो झटपटाते हुए कवि के हाथों को छोड़ने लगी। वही कवि बेहद फोर्स के साथ उसके गले को दबा रहा था। रीन के कोमल हाथों को अपने चेहरे पर महसूस कर कवि होश में आते हुए हाथ पीछे लेकर रीन को देखता है, जो सिर्फ स्कर्ट में उसके सामने थी। रीन खुद से, मैंने खुद को बुरा बोला तो इन्हें इतना गुस्सा आया और कब से मेरी वैल्यू पूछकर मुझे इनडायरेक्टली उसी नाम से बुला रहे हैं। कवि का गुस्सा बहुत बढ़ चुका था। कार की सभी लाइट्स ऑफ करने के बाद कवि रीन के दोनों बेबी को जकड़ते हुए बोला, तुम्हें मना किया था किसी के करीब मत जाना और अपनी माँ को भी दूसरे लड़कों से दूर रखना, मगर तुम चारों बहुत बिगड़ गए हो। फिर नीचे हाथ बढ़ाते हुए रीन की चेहरे को पेंट के ऊपर से छूते हुए, तुम भी बहुत बिगड़ गई हो। लगता है तुम्हें नए नए मेन ट्राई करने का चस्का लगा दिया है तुम्हारी माँ ने। कवि के हाथों को अपनी सॉफ्टनेस पर महसूस करके रीन की सांसें थम गई। ऊपर उसकी वो डरावनी बातें। आह! रीन को सिसकता देख कवि उसके निप्पी को मुंह में भरकर छोटे बच्चे की तरह सक करने लगा और दूसरे को बहुत जोर से दबाने लगा। रीन खुद से, नहीं, अगर कवि इसे खींचेंगी तो दोनों मेरी बॉडी से अलग हो जाएंगे। फिर मेरे बच्चे मिल्क कैसे? तारांकन कहाँ खो गई? कवि मदहोश आवाज में बोला। उसका पसंदीदा काम था अपने बच्चों को प्यार करना, उन्हें सक करना, जिस वजह से कवि बहुत मदहोश हो चुका था। क्या हुआ बेबी? कवि के होंठों को अपने होंठों पर महसूस कर रीन अनायासी बोल पड़ी, दोनों मेरी बॉडी से अलग हो गए तो? कवि टेढ़ा मुस्कुराते हुए, नहीं होंगे बेबी, 3 बच्चों का बाप हूँ और तुम मम्मा, हमें और बहुत सारे बच्चे चाहिए। चलो तुम्हें दिखाता हूँ कैसे अलग नहीं होते हैं। रीन सिसकने लगी क्योंकि कवि बहुत प्रेशर के साथ दोनों को चूमते हुए काट रहा था। एक हाथ से कार ऑटो ड्राइव मोड पर डालने के साथ कवि ने अपने काम को शिद्दत से अंजाम दिया, जिसका सबूत रीन की आहें थी। आधे घंटे बाद रीन से अलग होते हुए कवि उसके सीने को देखता है जो चांद की रोशनी में लाल दिखाई दे रहा था। उसके दोनों उभार कवि के सलाइवा से भीग चुके थे, जिन्हें साफ करते हुए कवि टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, तेरे जिस्म पर मेरा सलाइवा कितना प्यारा लग रहा है बेबी। रीन खुद से, बुरे इंसान, मुझे बहुत गंदा लग रहा है। कवि मदहोश आवाज में रीन के सीने को काटते हुए, सोचो मास्टर कवि जब वाइट सबस्टेंस। रीन अचानक अपना हाथ कवि के होंठों पर रखती है। कवि टेढ़ा मुस्कुराते हुए उसकी उंगलियों को चूमते हुए, क्या हुआ? रीन रुआसी आवाज में, प्लीज ऐसी बातें मत करिए। तो कैसी बातें करूं जाना? रीन कुछ नहीं कहती। कवि टेढ़ा मुस्कुराते हुए इन और शर्ट पहनाने के बाद बोला, तुम्हारा घर आ गया। रीन को कार से भागता देख उसे बहुत गुस्सा आ गया। रीन को जकड़ते हुए कवि गुर्राया, आइंदा किसी लड़के के करीब दिखी तो सबके सामने तुम्हारे साथ वो सब करूंगा, और तुम जानती हो कविन सरावत कुछ भी कर सकता है, अंडरस्टैंड? रीन रोते हुए हों में गर्दन हिलाते हुए बोली, मैं जाओ। कवि उसके सीने को कपड़ों के ऊपर से बारी बारी चूमते हुए बोला, गुड नाइट माय ट्विन बेबी। फिर रीन के माथे को चूमते हुए, गुड नाइट हनी। रीन को जवाब न देता देख कवि कुछ कहता, तभी उसकी लाल आंखें देख रीन रोते हुए बोली, गुड नाइट मिस्टर सरावत। रीन के सीने को संजीदगी से घूरते हुए कवि बोला, बेबी मेरे बच्चों का साइज क्या है? बोलो ना, दोनों ऑरेंजेस का साइज क्या है? रीन का घर। रीन घर में पहुंच सबसे पहले सियाजी के कमरे पहुंचती है, जहां सियाजी नींद में बदब रही थी। आह, दर्द हो रहा है, प्लीज मेरे करीब मत आना, तुम सब दूर रहो प्लीज, मैं वैसी लड़की नहीं। आह। रीन रोते हुए सियाजी के बगल में लेटकर उनके माथे को सहलाने लगी, जिससे सियाजी ने पैनिक करना बंद कर दिया। रीन की आंखों में एक था, मगर उस दर्द से कहीं ज्यादा गुस्सा था, जैसे कुछ तो जानती थी वो। रूम के बाहर खड़ा प्रेम ये नज़ारा देख रीन को बहुत प्यार से देख रहा था। ये प्यार भाई बहन वाला तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। तारांकन रीन और प्रेम को गले लगा देख कवि को बहुत गुस्सा आया। रीन के कमरे में घुसते हुए कवि बोला, वेलकम हेल हनी, बी रेडी फॉर आवर से नाइट। रीन और नकुल को किस करता देख कवि का गुस्सा फुट पड़ा और वो रीन को कपड़े उतारने का ऑर्डर देता है। क्या जवाब देगी रीन कवि को? क्या करेगा कवि रीन के साथ एक घर में? अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 25, पेरेंट्स क्रूअल्टी, कविज एंगर। रूम के बाहर खड़ा प्रेम ये नज़ारा देख रीन को बहुत प्यार से देख रहा था। ये प्यार भाई बहन वाला तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। रीन को एकटक देखते हुए प्रेम खुद से कहता है, पता नहीं रीनू माँ हमसे क्या छिपा रही है और दवाइयाँ क्यों ले रही है। जरूर उनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है जिसकी उन्होंने हमें भनक तक नहीं लगने दी। तू बहुत मासूम है रीनू, और तेरी मासूमियत ने मेरे पत्थर दिल को पिघला दिया। अपने रूम में पहुंच प्रेम की आंखें बरसने लगी। क्या करता वो, जिसे बचपन से उसने बहन माना। एक दिन उसे पता चला रीन उसकी बहन नहीं है, वो खुद एक अनाथ है जिसका ख्याल बचपन से सियाजी ने रखा था।
वही दूसरी तरफ कवि कार में बैठकर सिगरेट के कश भरते हुए टेढ़ा मुस्कुराकर बोला, तेरी बहन बहुत घटिया लड़की है नरीन। क्या पता तू भी वैसी ही हो, मगर मुझे उससे क्या, मुझे सिर्फ तेरी बॉडी चाहिए। बहुत शौक है ना तुम लोगों को आदमियों को फंसाने का, अब देखना ही कविन सरावत क्या करता है। रीन का खुद को बाजारों कहना याद करके कवि की आंखें अंगारे बरसाने लगी। ये लड़की खुद को बाजारों कैसे कह सकती है। कवि उस वर्ड का मतलब अच्छे से जानता था। रीन को किसी और की बाहों में इमेजिन करके कवि का गुस्सा फूट पड़ा, मगर वो खुद को कंट्रोल करके सरावत मेंशन की और कार बढ़ा देता है। रीन सियाजी को सोया देख बिना कोई आवाज किए वॉशरूम में पहुंच शावर लेने लगी। बाहर बहुत ठंड थी, बारिश भी हो रही थी, फिर भी रीन ठंडे पानी से शावर लेते हुए बदहवास सी रोए जा रही थी। बाहर मौसम जितना शांत था, रीन के दिल में उतना ही बड़ा तूफान चल रहा था। रीन रोते हुए खुद से कहती है, क्यों आप हमारे पीछे पड़े हैं मिस्टर सरावत, क्यों? 3 साल पहले भी आपने इतनी बड़ी पार्टी में हमारे साथ जबरदस्ती करनी चाहिए। उस वक्त हम नादान थे, गलती से सही, मगर उस रात आपको याद के बैठे थे, जो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। शावर लेने के बाद कपड़े पहनकर रीन खिड़की से बारिश देखने लगी। उनका घर छोटा जरूर था, मगर बहुत सुंदर जगह पर था, जहां आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे और हरियाली थी। हॉस्टल। पिंकी एकटक लकी के चेहरे को देख रही थी, जो उसके खुले सीने में मुंह धसाए सो रहा था। लकी का हैंडसम फेस देखते हुए पिंकी ने सोचा, ये कितने हैंडसम है, देखो तो कितने मासूम लग रहे हैं। पर कौन कह सकता है इस मासूम चेहरे के पीछे एक शैतान छिपा है। मगर ये सब गलत है, हम निविद से शादी करने वाले हैं। लकी को खुद से दूर करेगी तो लकी उसके साथ जबरदस्ती ना करे, इतना सोचकर पिंकी सोने की कोशिश करने लगी। पिंकी को रोना आ रहा था, उसके दोनों उभारों में बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि लकी का फेस बहुत देर से वहां मौजूद था, जिस वजह से उसका नाजुक जिस्म दब चुका था। बड़ी मुश्किल से पिंकी सो पाती है। सरावत मेंशन। मिस्टर सरावत कवि का इंतजार करते हुए इम्पोर्टेंट मेल चेक कर रहे थे। कवि को घर में आता देख उसका हैंडसम मगर बिना किसी भाव का चेहरा देख सारी लेडी सर्वेंट भाग गई, बस एक 50 साल की मेड वहां खड़ी रहती है। कवि एक नज़र मिस्टर सरावत को देखते हुए सोचता है, लगता है आज डैड की शादी नहीं हुई इसलिए लो फील कर रहे हैं। इनका बस चले तो रोज नई शादी करेंगे। उन्हें इग्नोर करते हुए कवि सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। कवि की माँ सीढ़ियों से जाना पसंद करती थी, इसलिए उनकी मौत के बाद आज तक इस घर में कोई रेनोवेशन नहीं हुआ। सब सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। मिस्टर सरावत कवि को रोकते हुए बोले, मैं कल लीला से शादी करने वाला हूँ, तुम कोर्ट में आने वाले हो क्या? कवि पीछे मुड़कर दांत पिसते हुए बोला, आपके पास शादियां करने के अलावा कोई काम नहीं है, मगर मेरे पास बहुत काम है। मेरा कीमत वक्त मत बर्बाद करिए डैड। मिस्टर सरावत शांति से कहते हैं, क्यों इतना रुड बिहेव करते हो? तुम्हारा बाप हूँ मैं। कवि एक तंज भरी मुस्कान देते हुए, अच्छा बाप हो। टीसीएच पर आप मेरी मोम के पति भी थे, फिर दोबारा शादी करी, वैसे ही दोबारा बच्चे पैदा करके उन्हें बच्चा कहना। मुझे बातों में फंसाने की जरूरत नहीं है। कवि की बात सुनकर उन्हें बहुत हर्ट होता है। कवि के पापा खुद को नॉर्मल करके बोले, तुम्हारी सोच में बदल नहीं सकता कवि, बस लीला और उसकी फैमिली को तकलीफ मत देना, कल वो हमारे साथ रहने आएंगे। सीढ़ियां चढ़ते हुए कवि के कदम रुक गए और चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान छा गई। तू बस देखती जा बेबी, तेरी बहन मेरे डैड से दूर नहीं हुई तो उसकी सजा तुम सबको मिलेगी। कवि का हैंडसम फेस और उस पर छाए एविल स्माइल रीन के आंसुओं की तरफ इशारा कर रही थी। परम का होटल। आहे क्या कर रहे हो परम? मीरा बोली चिढ़ते हुए। परम उसे पीछे से बाहों में भर के उसके गले को काटते हुए सर्द आवाज में बोला, बहुत दिन हो गए, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं किया, चलो बैग पर, मुझे तुम्हें प्यार करना है, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा फियांसी हूँ। मीरा प्रेम की बहन चिढ़ते हुए, दूर हटो, अभी 2 दिन पहले ही तुमने मुझे रात भर सोने नहीं दिया और आज दोबारा नहीं। मीरा को मना करता देख परम को गुस्सा आ गया। गुस्सा क्यों नहीं आएगा, है तो कविन का दोस्त ही। मीरा को बेड पर पटकते हुए परम गुस्से में बोला, मेरा छूना पसंद नहीं है तुम्हें? अच्छा नहीं लगता जब मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तो किसका छूना पसंद है? प्यार की बात मत किया करो, जब देखो तब तुम्हें सिर्फ अपनी प्यास मिटानी होती है। इससे अच्छा तो मुझे छोड़ दो और कोई दूसरी लड़की। आहे छोड़ो परम, दर्द हो रहा है। मीरा के बालों को मुट्ठी में भींचते हुए परम चिल्लाया, दर्द हो रहा है तो छोड़ने की बात क्यों करती हो? सोचो मुझे कितना दर्द हुआ होगा जब तुमने उस लड़के मान को गले लगाया था। मीरा रोते हुए बोली, मेरा दोस्त है वो, 2 साल बाद वापस आया है अमेरिका से। परम मीरा को बेड पर फेंकते हुए अपनी शर्ट निकाल बहुत घटिया तरीके से बोला, 2 साल बाद मिला है तो उसके साथ सो जाएगी। जानता हूँ, मैं तुम दोनों के बीच नहीं आता तो तुम्हारी शादी हो चुकी होती अब तक। मुझे तो शक है कहीं तुम मेरे साथ साथ उसका भी बिस्तर गर्म नहीं करती। चटाक की आवाज के साथ परम का चेहरा एक और झुक गया और उसकी आंखें अंगारे बरसाने लगी। मीरा रूम से निकलते वक्त एक बार परम को देख एंगेजमेंट रिंग उसके मुंह पर मारते हुए बोली, इट्स ओवर।
काश मुझे पहले पता चल जाता तुम इतनी घटिया सोच रखते हो मेरे बारे में। सोच तो वैसी होगी ना, आखिर कविन के दोस्त हो उस घटिया लड़के। मीरा, परम चिल्लाया। मीरा को थप्पड़ मारने वाला उसका हाथ हवा में रुक गया। कविन को बीच में मत लाना। तुम्हारी बहन ने कवि के डेट से शादी की, उसके बावजूद उसने हमारे रिश्ते से ऐतराज नहीं जताया। और क्या कहा, इट्स ओवर, उद्धरण चिन्ह। फिर स्मित करके बोला, तुमने अब तक परम को देखा है जो तुमसे टूटकर प्यार करता है, पर छोड़ने की बात करके तुमने परमार्थ थीरावीत को इनवाइट किया है। परम की असली आइडेंटिटी पता चलते ही मीरा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। नहीं, ये नहीं हो सकता, परम गैंगस्टर नहीं, तुम बहुत घटिया हो परम, आई हेट यू, मेरे करीब मत आना। कहते हुए मीरा भाग पाती, तभी परम उसे बैग पर फेंकते हुए गुर्राया, आशिक की बाहों में जाना है, उसके साथ रात गुजारनी है। मेरी बाहों में वो मजा नहीं आता क्या, या वो तुझे कुछ ज्यादा ही खुश करता है? मीरा को बहुत गुस्सा आता है। परम की घटिया बात सुनकर मीरा का खून खोल उठा और वो चिल्लाए, हाँ बहुत मजा आता है। एटलीस्ट उसने तुम्हारी तरह मुझे अंधेरे में तो नहीं रखा गैंगस्टर परमार्थ। मीरा की बात सुनकर परम का हाल बेहाल हो गया। मीरा को किसी और मर्द के साथ बेड पर इमेजिन करके वो मीरा का गला दबाते हुए बोला, शट योर फंग माउथ, से योर लव में, बोल तू मुझे प्यार करती है, मेरी बाहों में आहें भरना चाहती है, बोल बेबी। परम बहुत जोर से मीरा का गला दबा रहा था। परम ने इतना बड़ा सच छिपाया मुझसे। परम एक शैतान है, ना जाने इसने और कविन ने कितने लोगों का खून किया है। परम की हरकतों की वजह से मीरा को अपना वजूद पीछे छूटता हुआ महसूस हो रहा था। काश काश मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेती मान। मीरा घुटती आवाज में बोली, आई हेट यू, तब तुम्हारे नीचे आहें भरने से अच्छा मैं अपने आप को किसी और की बाहों में फेंक दूं। चटाक मीरा को जिंदगी में पहली बार थप्पड़ मारने के बाद परम अपने कांपते हाथ को देख मीरा से माफी मांगता, तभी उसे मीरा और मान की करीबी याद आ गई। कैसे कॉलेज टाइम में उन दोनों को बेस्ट कपल कह के बुलाते थे। सब याद करके उसका गुस्सा फूट पड़ा और दोबारा थप्पड़ की आवाज के साथ मीरा के होंठों के किनारों से खून रिसने लगा। परम उसके कपड़े फाड़ने के बाद बोला, दूसरों को बेड पर सेटिस्फाई करना है तुझे। बहुत गर्मी है बेबी तुम्हारे अंदर, इसे शांत करना जरूरी है बेबी, और एक फियांसी होने के नाते मैं ये काम बहुत अच्छे से करता हूँ। तुम तो जानती हो मेरा स्टैमिना कितना है, जिसकी गवाही तुम्हारी चीखें होती है। कैसे तुम बेड पर मेरे नीचे मेरा नाम चिल्लाते हुए आहे भरती हो। मीरा रोते हुए खुद के सीने को छिपाते हुए बोली, तुम हैवान बन गए हो परम, तुमने आज तक मुझ पर हाथ नहीं उठाया और आज तुमने मुझे मारा, आहे। परम मीरा के निचले कपड़े हटाकर हाथों से वहां दर्द देते हुए बोला, नहीं उठाया क्योंकि तुमने गैर मर्द का बैग गर्म करने की बात नहीं की थी। आज तुम एक माफिया का जुनून देखोगी। कहते हुए उसने बिना एक पल गवाए मीरा के होंठों में अपने होंठ फंसा दिए। मीरा को ज्यादा झटपटाता देख बेल्ट से उसके दोनों हाथ बांधकर परम अपने कपड़े उतार मीरा के सीने को चूमने और काटने लगा। साथ ही उसके हाथ मीरा की सॉफ्टनेस को बहुत दर्द दे रहे थे। परम के दिमाग में मीरा की बात घूम रही थी, तुम्हारे नीचे आहें भरने से अच्छा मैं अपने आप को किसी और की बाहों में फेंक दूं। जो याद करके परम ने मीरा को बहुत ज्यादा दर्द देना शुरू कर दिया। मीरा चीख रही थी, चिल्ला रही थी। परम को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वही परम था जिसने आज तक उसके साथ ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, ना उसे कभी भनक लगने दी। ये एक गैंगस्टर है। मीरा बेजान गुड़िया की तरह लेट गई। परम उसके पैरों के बीच से चेहरा निकालते हुए होंठों को लीक करके दोनों पैर अलग करके मीरा में खुद को एडजस्ट करके झटके में उसके अंदर समा गया। मीरा चिल्लाए, रोती रही, मगर परम को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो बहुत जोर से वेस्ट मूव करता है। पूरे रूम में उनके एक होने की आवाजें गूंज रही थी। ये सब इतना दर्दनाक था, अगर कोई सुने तो मीरा को बचाने चला जाए। मीरा खुद को संभाल कर एक टक परम के हैंडसम फेस को देखते हुए सुनी आंखों से रोने लगी। परम थरस्त करते हुए मीरा से बार बार कहता है उसे बाहों में भरे, पर मीरा उसकी एक नहीं सुनती, बस सुनी आंखों से परम को देख रही थी। उसे भरोसा नहीं हो रहा था, ये वही परम है जो मीरा की एक चीख सुनकर पूरा घर सर के ऊपर उठा लेता था। वो दोनों बहुत बार इंटीमेट हो चुके थे, जहां परम बहुत ख्याल रखता था कि मीरा को प्यार करते वक्त चोट न पहुंच जाए, और आज वही परम एक हैवान बन चुका था। मीरा के जिस्म से ज्यादा दिल में दर्द हो रहा था। मीरा के पैर कमर से लपेटते हुए परम थरस्त करते हुए बोला, होल्ड मी बेबी। मीरा इस असहनीय दर्द को सहते हुए परम से नजरें फेर लेती है। परम को गुस्सा आया और वो बहुत बेरहमी से मीरा को दर्द देने लगा। कमरे के बाहर मौजूद न्यू वेटर इतनी हार्ड आवाजें सुनकर लड़की के लिए बुरा फील करके नीचे भाग गया। मीरा का फोन बज रहा था। साइड टेबल से फोन उठा। मान नाम देख मीरा फोन काटती उससे पहले परम उसके हाथों से फोन छीनकर स्पीकर पर रखते हुए बेहद फोर्स के साथ सब कुछ करने लगा। मीरा को मुंह कवर करता देख परम एक हाथ से उसका हाथ हटाते हुए बोला, चिल्लाओ बेबी, उसे सुनाई देना चाहिए हम दोनों कितने करीब हैं, हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। शो हिम दैट हाउ बैडली आई एम एफ कग यू। मीरा प्रिंसेस कहा कहते हुए मान रुक गया।
वो समझ गया मीरा क्या कर रही है। उसकी आंख से एक आंसू की एक बूंद गिर गई। वो कॉल रखता तभी परम थरस्त करते हुए बोला, मीरा बेबी फील मी। देखो मैं किस कदर तुम्हारे अंदर समा गया हूँ। मीरा को जवाब न देता देख परम बहुत फोर्स यूज करता है, जिस वजह से मीरा चीखने लगी। मीरा की सिसकियां और इतनी भयानक इंटरकोर्स की आवाजें सुनकर मान कॉल रखता तभी परम जानबूझकर गहरी सांसें लेते हुए थरस्त करके बोला, आह कुछ काम था तुम्हें मेरी जान से। पर वो बिजी है। उसका होने वाला पति उसके साथ सुहागरात मना रहा है। आह मीरा बेबी FK मी। मान और वो सब आवाजें न सुन सका और रोते हुए कॉल रखकर चिल्लाने लगा। होटल में मौजूद सभी लड़कियां जो उसके हैंडसम फेस को घूर रही थी, उसका शैतानी रूप और गुस्सा देख वहां से भाग गई। फोन फेंकते हुए परम अपना काम जारी रखते हुए दहाड़ा, बहुत हो गया आशिक को याद करना। अब मुझे फील करो। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा फियांसी हूँ बेबी। तुम्हारी हर एक रात मेरे बेड पर मेरे नीचे मेरी बाहों में बीतेगी, जहाँ मैं तुम्हें टूटकर प्यार करूंगा। आई लव यू मीरा, लव यू सो मच माई लव। आह लेट मी फील यू बेबी। कहते हुए परम एक हाथ से मीरा के सीने को मसलने लगा और दूसरे से उसका गला दबाते हुए जबरदस्ती हमबिस्तर होने लगा। मीरा की चीखें, उसका रोना पहली बार परम ने साफ साफ इग्नोर कर दिया। 3 घंटे बाद मीरा के जिस्म से बाहर निकलते हुए उसने प्यार से बेहोश मीरा के माथे को चूमा और बाहों में भरकर सो गया। अगली सुबह रीन आज कॉलेज पहुंच नकुल के साथ ड्रामा की प्रैक्टिस में बिजी हो गई थी। शिवान हवाई गया था, जिस वजह से नकुल कम चिड़चिड़ा रहता है, क्योंकि अकेले वक्त में शिवान नकुल का दिमाग खाता था, जैसे रीन का नंबर मांगना या फिर उसकी सोशल मीडिया ऐड मांगना। सुबह के 8 बज रहे थे। दोनों प्रैक्टिस करके कैंटीन पहुंच गए। हॉस्टल। नींद खुलते ही पिंकी की नज़र अपने सीने पर गई जहां लकी की उंगलियां और दांतों के निशान छपे थे। रूम को अच्छे से देखकर पिंकी समझ गई लकी चला गया है। टेबल पर रखी लकी की नोट पढ़ने के बाद पिंकी की सांसें थम गई। नोट में लिखा था, गुड मॉर्निंग बेबी, इट्स अर्जेंट वर्क, नहीं तो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाता। वैसे तुम्हारे दोनों भी बाई बहुत सॉफ्ट है, मन कर रहा था एक अपने साथ ले जाओ और दिन भर सक करता रहो। अपने दोनों उभारों को ढकते हुए पिंकी वॉशरूम भाग गई। पागल है क्या ये हैंडसम आदमी। पिंकी को लकी के ऊपर भरोसा था, वो जरूर ऐसा कुछ कर भी सकता है। तारांकन लाइक कमेंट कर दो पसंद आए तो। 25 जोड़ कमेंट होते ही 2 चैप्टर आपके पास होंगे। कल छुट्टी है तो दे दूंगी कमेंट आए तो। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। आगे के एपिसोड सुनने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।